हेलो बच्चों, मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं परसेंटाइल बूस्टर बैच में। आज हम लोग करने वाले हैं लेक्चर 1 शॉर्ट ऑफ आवर ग्रेविटेशन। जो हमारे पास ग्रेविटेशन टॉपिक है, कई बच्चों को 11th क्लास में स्टार्टिंग में बहुत इरिटेटिंग लगता है, लेकिन जब आप 12वीं क्लास में जाते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से मर्ज का टाइप से आपको दिखता है, कई सारी चीजें रिपीटेटिव फॉर्म में दिखती हैं, तो ये कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। और अगर हम लोग पीवाईक्यू के मेन के लेवल के हिसाब से देखें तो ग्रेविटेशन से ऑल्दो ये बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक से मैच करता है, लेकिन इसका क्वेश्चन का वेटेज अच्छा खासा है। मींस काफी क्वेश्चंस यहां से आते हैं, तो आपको लिए ये आसान चैप्टर में कैटेगरी में आ जाता है। क्यों? क्योंकि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इसी प्रकार से कई सारी चीजों को पढ़ते हैं, तो यहां पर उस चीज को अप्लाई करना ऑलमोस्ट सिमिलर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की चीजें यहां पर आपकी अप्लाई हो जाती हैं, बस फॉर्मूले में वही आपको पता है, वहां पे के होता है, यहां जी होता है, वहां चार्जेस होते हैं, यहां मास होता है, वही वेरिएशन रहता है। लेकिन यस, आप ये आसानी से इस चैप्टर को कवर अप कर सकते हैं। अब यहां पे ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, सैटेलाइट मोशन एंड केप्लर्स लॉ के बारे में हमें देखना है। मैं आप सभी लोगों के कमेंट देख रहा था, कुछ बच्चे कह रहे कि सर 2023 जनवरी अटेम्प्ट का भी आप करवा दीजिए ना। बेटा कब जागोगे, कब जागोगे आप? अब सोच रहे होंगे ये क्या पूछ लिया। 2023 का जनवरी अटेम्प्ट का जो पेपर डिस्कशन हुआ था वो भी जेई वाला चैनल पे लिया था, दिन रात टीचर लग के तुम्हें कराया, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना, कराना ही बंद कर दे टीचर, है ना। यार मेरे को ये चीज समझ नहीं आती, आप लोगों को समझाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए और किस प्रकार के वर्ड चाहिए भाई। हुला लाला करके समझाएं या हिंदी में समझाएं, इंग्लिश में समझाएं, किस प्रकार से समझाएं कि भैया आपको तैयारी करनी है, टीचर को तैयारी नहीं करनी है। हमारी तरफ से पूरा 2023 के सारे अटेम्प्ट मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट आपकी जेई वाला चैनल पर। एक बच्चा कह रहा सर उससे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उसके भी तो क्वेश्चन कराओ। अरे बेटा तू कब करेगा? चल मैं करा भी दूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा कितने क्वेश्चन करा लूंगा? अगर तू इतना ही कंसर्न्ड है तो मैं ज्यादा से ज्यादा कितने क्वेश्चन करा लूंगा? 5, 6, 7, 8 इतने ही करा लूंगा, क्योंकि फिर 2023 के कराऊंगा तो तेरे को दर्द होने लगेगा। 2022 के छूट रहे हैं, 22 के कराऊंगा तो 21 का दर्द, 21 के कराऊंगा तो 19 का दर्द, 20 का दर्द। ये दर्द तो हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा ना। अगर सही में ये दर्द हो रहा है और रैंक के लिए तू सीरियस है तो तेरे को क्या करना चाहिए कि जितना बताया जा रहा है उसकी एनालिसिस समझी जाए और अपने पीवाईक्यूज खुद से सॉल्व किए जाए। ये एक रेस्पॉन्सिबल बच्चे की खासियत होती है, ठीक है। वो दूसरों पे डिपेंड नहीं करता, वो टीचर पे डिपेंड नहीं करता। टीचर का काम होता है पढ़ाना, टीचर ने पढ़ाया, क्वेश्चंस कराए, आपको रिवाइज कराया, और रिवाइज करने के बाद क्वेश्चन पीवाईक्यूज के एनालाइज भी कराए। लेकिन आप चाहते हैं सारी चीजें आपको बनी बनाए मिल जाए, तो बेटा आपकी रैंक पीछे है बिल्कुल। क्योंकि जो अच्छी रैंक वाले होल्डर्स होते हैं ना, वो खुद से मेहनत करते हैं। आपको अब ये चीज समझनी पड़ेगी। इस पॉइंट तक टीचर आपके साथ रह सकते हैं, इसके बाद आप ही अकेले हैं। जब परसेंटाइल नीचे गिरती है ना, तो उसके अंदर आपके बड़े रीजंस होते हैं जो आपने शायद झांकने की हिम्मत तक नहीं करी। 2023 का देखो, लिखने के लिए एक छोटा सा कमेंट था, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, ऐसे कई सारे बच्चे होंगे सर आप 2022 के तो ले रहे हो, 23 के क्यों नहीं ले रहे? यार 2019 से लेके 2023 तक में इतने अफराद क्वेश्चन थे। आपको क्या लगता है कि इज इट पॉसिबल फॉर अ फैकल्टी टू डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस? और इवन इफ इट इज पॉसिबल फॉर अ फैकल्टी टू डिस्कस ऑल द क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू लिसन टू ऑल दोस क्वेश्चंस? नहीं ना। आप कब प्रैक्टिस करेंगे? आपके लिए टाइम कब बचेगा? समझ रहे हो? तो यही आपको मैं समझा रहा हूं, आत्मनिर्भर बनवाने की कोशिश कर रहा हूं। दर्द होता है, मेरे को समझ आ रहा है, लेकिन रियलिटी आपको फेस करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। अगर आज आप अभी भी स्पून फीडिंग पर डिपेंड रहेंगे तो रिजल्ट वाले दिन आपको लगेगा सर मेरे साथ पता नहीं क्या होता है, मार्क्स नहीं बढ़ रहे। क्योंकि आप कभी भी प्रैक्टिस खुद पर नहीं कर रहे। आप क्या कर रहे हैं? वीडियो देखा, क्वेश्चन देखा, आंसर ये वेरी गुड सर, रिवाइज हो गया। ये दिस इज नॉट रिवीजन। रिवीजन होता है जब आपको पता है कि आज लेक्चर ग्रेविटेशन का आना है, तो थ्योरी आप पहले से रिवाइज करके रखें, कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई करके रखें। अगर आपने पीवाईक्यूज करे हैं तो अच्छी बात है, नहीं करे तो यहां से एनालाइज करें, और फिर इसके बाद थोड़ा सा मोटिवेशन आए तो आप और क्वेश्चन ट्राई करें। बेटा आप जिस फेज में है उसी फेज से हम भी गुजरे, और हमने कभी भी इस प्रकार से डिमांड नहीं रखी कि सर ये भी करा दो हमें, ये भी करा दो हमें, ये भी करा दो। अरे भैया अगर हर चीज टीचर कराएगा तो आप क्या करेंगे? मेरे को पेपर नहीं देना भैया, मैं अपने टाइम पे पेपर दे चुका हूं, अब बारी आपकी है।
और उसका जो प्रोसेस है वो मैं आपको समझा रहा हूं। दिक्कत ये है क्योंकि आप कोविड टाइम में आपको स्पून फीडिंग बहुत हुई, क्योंकि आप क्लास जा नहीं रहे थे। टीचर को लगा चलो ठीक है रिकॉर्ड करके देना है तो दे देते, लेकिन अब मुझे पता लग रहा है कि उस चीज का नेगेटिव क्या है, क्योंकि आप खुद पर टाइम इन्वेस्ट करने की जगह आप सिर्फ लेक्चर देखना चाहते हैं। आपको है कि बस जो आपका जीबी का डेटा है, डेटा का है, वो कंजम्पशन हो जाए, पूरा पर्याप्त आपने पढ़ लिया। नहीं बेटा, ऐसे नहीं होती रैंक, ठीक है। आपको इन क्वेश्चंस में, मैंने पिछले वाले में आई थिंक मैं 73 क्वेश्चंस लेके आया था, जो जो मेन कंसेप्ट मेरे को बताने थे, और मैं आपको बार बार बता रहा हूं क्या रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है। इसको आप कब खुद से करोगे ना भैया, मेरे को 4-5 घंटे लग रहे हैं इस चीज को करने में। आज मैं ग्रेविटेशन के लिए अप्रोक्सीमेटली फिर से 50-60 क्वेश्चन लेके आया हूं। 30 मैं कराऊंगा आसपास, 25-30 मैं कराऊंगा, 25-30 आप करेंगे, तब जाके एक रिदम बनेगी, ठीक है। इसको करने में मेरे को 4 घंटे लगे हैं। सारे क्वेश्चन टाइप करवाओ, फिर उनकी प्रूफ रीडिंग करो, कुछ क्वेश्चन में कहीं गलत तो नहीं लिख दिया है, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है। फिर उसके बाद उनको क्लब करो कि फोर्स का कौन सा क्वेश्चन है, इंटेंसिटी का कौन सा क्वेश्चन है, पोटेंशियल का कौन सा क्वेश्चन है, एनर्जी का कौन सा है, एस्केप वेलोसिटी का कौन सा है, सैटेलाइट मोशन का कौन सा है, केपलर्स का कौन सा है। फिर उसमें क्लब करने के बाद उसमें कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, किस किस साल पे पूछे गए हैं, तो उसके कितने क्वेश्चन मैं बच्चे को रख दूं कि उसका काम बन जाए। ये पूरी कंपाइलेशन करने में मेरे को 4-5 घंटे लग रहे हैं, जब मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं। अगर तुम्हें छोड़ दिया जाए तो ये टाइम तुम कहां से निकालोगे? आपको रिवाइज करना है और चुपचाप क्वेश्चन करना है, अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है और सारी चीजों में। और क्या मिल सकता है, लीचड़पंथी की हालत आपकी हो चुकी है, तो अगर आप है तो प्लीज उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। जिन बच्चों को जेईई मेंस के 2023 के क्वेश्चन करने हैं, मैं आपको मना नहीं कर रहा, आपने सही बात डिमांड करी, लेकिन वो आपके लिए अवेलेबल है। आप जागेंगे कब? ये जेईई वाला पर दिन रात टीचर्स ने यार पूरे कंपाइलेशन के साथ आपके साथ पेपर डिस्कस किए हैं। आप एक बार जाग के देखिए तो, एक बार जाग के देखिए तो। आपको क्या चाहिए कि बस मैं एक बार क्लिक करूं सारी चीजें वहीं पर आ जाए? दिस इज नॉट पॉसिबल बेटा, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आप जो चीज डिमांड कर रहे हैं ना दुनिया से, बेटा उतनी ही डिमांड आपसे दुनिया करने लग जाएगी। फिर इतना कराने के बाद मैं भी क्या सोचूंगा कि भाई लाओ रैंक, अच्छी रैंक लाओ। फिर आपको डिप्रेशन होगा कि सर हमारे से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा, हमारे पे एक्सपेक्टेशन का बर्डन है। बेटा एक्सपेक्टेशन का बर्डन मत बनवाओ ना, कम पढ़ाने के पे आप अपने पे मेहनत करो तो चुपचाप निकल जाओ रैंक लेके। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो ये सारे टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर से जो रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं मैं आपको होमवर्क दूंगा। कई सारे बच्चे अच्छे से होमवर्क का रिप्लाई भी कर रहे हैं, और मुझे पता है जो बच्चे ये कर रहे हैं उन्हीं की परसेंटाइल में इंक्रीमेंट आएगा। अगर आप अपने उसी एटीट्यूड से पढ़ाई कर रहे हैं जिस एटीट्यूड से आपने अभी पिछले अटेम्प्ट से पहले करी है, बिलीव मी आपको ज्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे। अगर आपकी शिफ्ट का पेपर आसान हो गया तो आपको लगेगा हाँ चलो ठीक है थोड़ा सा सही हुआ, लेकिन अगर शिफ्ट का पेपर टफ हो गया तो आपको लगेगा भाई साहब सब खत्म, क्योंकि अब यह आखिरी चांस है। तो प्लीज मैं आप सभी लोगों को बोलता हूं, एक स्टूडेंट की सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है ना वो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको दुनिया के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होना है, आपको अपने लिए रेस्पॉन्सिबल होना है, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, और वो है आप खुद। अगर आप उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबली नहीं सोच सकते, नहीं कार्य कर सकते, तो बहुत दिक्कत वाली बात है फॉर फ्यूचर, ठीक है। तो बिलीव आप अपने पे रखिए और अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करिए, ठीक है। तो चलिए बेटा पहला क्वेश्चन देखा जाए। टू ऑब्जेक्ट ऑफ इक्वल मासेस प्लेड एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। तो हमारे पास दो मासेस हैं, m मास हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, और ये एक सर्टेन डिस्टेंस r पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इनके बीच में दे अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स F। तो ये फोर्स की वैल्यू आपकी क्या होगी? gm² बाय r²। इस प्रकार से आपकी फोर्स की वैल्यू होगी। इसी प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज वाला क्वेश्चन भी आता है। एक चार्ज दोनों को टच कर दिया तो चार्जेस वेरी हो जाते हैं, तो फोर्स क्या हो जाएगा? इस प्रकार का क्वेश्चन। इसीलिए मैं इसको लेके आया हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आप सोच पाए। इफ 1/3 ऑफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफर्ड टू द अदर। अब इन्होंने क्या बोला है कि नई सिनेरियो में इसका 1/3 हटा दिया है, तो ये m-m/3 हो जाएगा, और दूसरा वाला हमारे पास m+m/3 आपका हो जाएगा। ये दोनों के मासेस हो जाएंगे। सेम डिस्टेंस r पर रहने पर अब कितना फोर्स होगा? तो ये कितना हो जाएगा आपका 2m/3, एक का मास हो जाएगा, और एक का हो जाएगा 4m/3, एक का मास हो जाएगा। तो जो नया फोर्स आएगा बेटा F न्यू, अगर आप देखें तो दैट विल बी इक्वल टू g 2m/3 इंटू 4m/3 अपॉन r²। आप यही करते है ना। तो अगर आप देखें तो ये 8/9 gm² बाय r² हो रहा है। तो ये नया फोर्स आपका 8/9 ऑफ ओरिजिनल फोर्स बेसिकली हो गया।
ठीक है। 8/9 जो न्यू फोर्स है आपका 8/9 ऑफ ओरिजिनल फोर्स हो गया। तो अगर आप यहां पर देखें तो सी ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, चला जाए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, 4 आइडेंटिकल पार्टिकल ऑफ ईच मास 1 kg मेड टू मूव अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर अंडर द एक्शन ऑफ देयर ओन म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल विल बी। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, जब हम लोग कंपाइल कर रहे थे तो मेरे को देखो कितनी बार मिला है, और अभी तो मैं रीसेंट ईयर्स की बात कर रहा हूं। एक ये हो गया 2 पार्टिकल, 4 पार्टिकल की जगह 2 पार्टिकल हो गए, कंसेप्ट सेम है। ठीक है, 4 आइडेंटिकल पार्टिकल ऑफ मास m, फिर इसके बाद 2 आइडेंटिकल पार्टिकल ऑफ मास 1 kg, 4 पार्टिकल्स ऑफ मास m। ये सारी चीजें आपकी वही चल रही हैं। यहां पर भी 4 पार्टिकल्स, यहां पर 2 स्टार पार्टिकल, 2 स्टार पार्टिकल की बात करें या 2 पार्टिकल्स की बात करें, सारी कहानी एक ही है। तो ये देखो एक ही टाइप का क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो रहा है, तो ये आपकी प्रैक्टिस से मिस नहीं होना चाहिए। ये आपका होमवर्क हुआ, ये आपका होमवर्क हुआ, ये आपका होमवर्क हुआ, ये आपका होमवर्क हुआ। आपको आंसर्स नेट से चेक करने हैं बेटा, जो रेस्पॉन्सिबल बच्चा होगा वो करेगा और वही ग्रोथ पाएगा, बिलीव मी। और ये आपका होमवर्क हुआ। एक ही टाइप का क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है, अलग अलग मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं या कई बार डायरेक्ट हो सकता है। बस अब कंसेप्ट की बात हम लोग यहां पर करते हैं। ठीक है, 4 आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं जिनका मास मैं अभी m ले लेता हूं, बाद में 1 kg डाल देंगे। ठीक है, मूव अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ रेडियस r वैल्यू ले लेते हैं, जिसको बाद में 1 डाल देंगे, अंडर द ग्रेविटेशन। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि जैसे हमारे पास एक सर्कल आप मान लीजिए, ठीक है, अगर आप बात करें तो एक सर्कल हमारे पास इस प्रकार से है, 4 पार्टिकल्स, ठीक है, 4 पार्टिकल्स इस प्रकार से हमारे पास हैं, जो हमारे पास सर्कुलर मोशन में बेसिकली घूम रहे हैं। ऑब्वियस सी बात होगी, जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, ये 4 पार्टिकल से सर्कल पास कर रहा है, तो ये हमारे पास स्क्वायर ही होगा, ये हमारे पास स्क्वायर ही होगा। ठीक है, 4 पार्टिकल्स हैं और उनमें से सर्कल पास कर रहा है, तो ये हमारे पास स्क्वायर ही होगा। अगर मान लो इसका रेडियस ये r है, तो ये वाला रेडियस भी r होगा, ये वाला रेडियस भी r होगा, ये वाला रेडियस भी r होगा। अगर ये हमारे पास इस प्रकार से v स्पीड से, हमारे लिए क्वेश्चन के हिसाब से v स्पीड से अगर घूम रहे हैं, तो कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में होता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। 2 पार्टिकल्स में 2 पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, घूमेंगे, उसको बाइनरी स्टार सिस्टम भी कहते हैं। तो 4 पार्टिकल का मैं करा रहा हूं, तो फोर्स नेट ऑन एनी पार्टिकल, कंसेप्ट ये है बेटा, याद कर लीजिएगा, नेट फोर्स ऑन एनी पार्टिकल शुड बी योर सेंट्रीपिटल फोर्स, F सेंट्रीपिटल आपका होना चाहिए। 2 पार्टिकल्स के बीच का फोर्स लिखना और उसको सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेट कर देना, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं। अब बात आती है सर फोर्स कैसे लिखें, तो भाई देखो, अगर ये r है, ये r है, तो ये r√2 हो गया, और ये भी r√2 हो गया, और ये आपका 2r है। ये वाला पार्टिकल इसको अट्रैक्ट करेगा, कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, दैट विल बी gm² बाय r√2 का होल स्क्वायर, तो दैट विल बी gm² बाय 2r²। ये वाला पार्टिकल इसको अट्रैक्ट करेगा बेटा, तो ये वाला फोर्स कितना होगा, सेम यही रहेगा, gm² बाय 2r²। और ये वाला पार्टिकल का डिस्टेंस अलग है, तो ये वाला पार्टिकल जो फोर्स अट्रैक्शन का लगाएगा, दैट विल बी gm² बाय 4r², क्योंकि डिस्टेंस कितना हो गया, 2r। अगर आप इस वाले पार्टिकल की बात करें तो इस पार्टिकल पे एक फोर्स लग रहा है gm² बाय 2r², एक फोर्स लग रहा है gm² बाय 2r², और एक फोर्स टुवर्ड द सेंटर लग रहा है gm² बाय 4r²। ये लग रहा है। जो भी नेट फोर्स होगा टुवर्ड सेंटर, वो इसके लिए सेंट्रीपिटल का काम करेगा। तो नेट फोर्स वेक्टर्स के हिसाब से निकाल लेंगे। ये दोनों 90 डिग्री पर हैं। जब 2 इक्वल फोर्सेस मैग्नीट्यूड में होते हैं और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, रिजल्टेंट √2 टाइम्स हो जाता है। तो आप अगर इसी बॉडी पर देखें तो gm² बाय 4r² तो था ही, प्लस इसका √2 टाइम्स और कर दीजिए, तो आपके लिए नेट फोर्स आ गया उस बॉडी पर। और ये अगर सर्कुलर मोशन में अगर घूम रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, यही इसके लिए mv² बाय r भी होगा। तो बस इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा gm² बाय 4r² प्लस gm² बाय √2, कितना था ये हमारे पास, तो ये कट जाएगा √2r²,
इक्वल टू हमारे पास एम वी स्क्वायर बाय आर। अब ध्यान से देखिए, एम 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 गया, आर 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 हमारे पास गया। एम की वैल्यू भी 1 kg है, आर की वैल्यू 1 मीटर है। तो जैसे आप रखेंगे g/4, क्योंकि m और r 1 हो गया, प्लस g/√2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर आपका आएगा। अगर आप देखें तो g आप कॉमन ले सकते हैं, यहां पर आपका एलसीएम 4 आ गया, तो 1 + 2√2 आपको यहां मिल जाएगा, इसका रूट दैट विल बी इक्वल टू v। तो v की बात करें तो यह आ जाएगा अंडर रूट में, ठीक है, तो बाहर 1/2 निकालने की जरूरत नहीं है, ये इस प्रकार से आपका v आ जाएगा। तो अगर हम लोग, अच्छा 2 बाहर निकाल ही रखा है तो ये गलत है, ये बाहर आ जाएगा, तो ए ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर। अब इसी प्रकार से आपके 2 पार्टिकल्स होंगे तो उसके लिए आपको लगाना है, ठीक है, 2 पार्टिकल्स के लिए लगाना है। जब आपके 2 पार्टिकल्स घूमेंगे तो इस प्रकार से होंगे, ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में और ये सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं, तो इनका जो फोर्स होगा, ध्यान रखना, gm², डिस्टेंस इनके बीच का 2r का होल स्क्वायर होगा, और यही जो फोर्स है ये mv²/r का काम करेगा या mr⍵² का काम करेगा। टाइम पीरियड ये सारी चीजें आप यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके होमवर्क कैटेगरी में जाते हैं यहां तक। अगला क्वेश्चन है अ स्ट्रेट रॉड, इसी प्रकार का आपको नॉर्मल रॉड का फोर्स बिटवीन अ नॉर्मल रॉड क्या आपको याद करना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। अ स्ट्रेट रॉड ऑफ लेंथ l, एक आपके पास रॉड है जिसका लेंथ हमारे पास l है, एक्सटेंड फ्रॉम x = 0 से लेके x = l, अच्छा x = 0 नहीं, x = a से लेके x = l + a तक है, l लेंथ की रॉड हो गई। द ग्रेविटेशनल फोर्स इट एक्सर्ट ऑन अ पॉइंट मास एट x = 0, यहां पर एक पॉइंट मास है जिसका x = 0 पर हमारे पास मास पड़ा है। इफ द मास पर यूनिट लेंथ, अब रॉड का जो लीनियर मास डेंसिटी है वो क्वेश्चन में दे रखा है, दैट इज a + bx², इस प्रकार से। अब आपको ये चीज देखते ही पता लग रही है इंटीग्रेशन आ ही गया, क्यों, क्योंकि मास यहां पे वेरी कर रहा है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस वेरी करेगा फोर्स वेरी करेगा, तो इंटीग्रेशन के बिना आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब इन दोनों के बीच का फोर्स बताना है। अब आपको यहां पे साइमल्टेनियसली याद क्या करना है, क्योंकि अगर वेरिएबल मास का आ चुका है क्वेश्चन, तो नॉर्मल मास का आपको पता होना चाहिए। अगर मान लो ये m0 है, ये आपका m मास है, ये आपका लेंथ l है, और ये डिस्टेंस इज d। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ये फॉर्मूला है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है gm_m0/d + l, ये बाय इंटीग्रेशन आता है। कई बच्चे सेंटर ऑफ मास पे रख के क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, गलत। आपका फोर्स वेरी करेगा, इंटीग्रेशन से आएगा, तो नॉर्मल रॉड का आपको आना चाहिए। अब बात आती है इसका, जिन लोगों ने इस चीज को समझा है या तो ग्रेविटेशन में या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उनके लिए क्वेश्चन टफ नहीं है, ठीक है। जेईई मेन 2019 का है। अब जरा ये देखना, हमारे लिए एक रॉड है, ठीक है, हमारे लिए इस प्रकार से एक रॉड है, जैसे मान लेते हैं ये था, ठीक है। ये है आपका x = 0, ये है आपका x = a, और ये है आपका x = l + a। यहां पर एक पार्टिकल था जिसका मास हमारे लिए m है, इसका लीनियर मास डेंसिटी इज a + bx², ऐसे है ना। ये पॉइंट मास कितना है, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ पॉइंट मास m, ठीक है। चलिए, तो अब ऑब्वियस सी बात है, आप यहां से किसी x डिस्टेंस पर एक छोटा सा पार्टिकल लेंगे dx थिकनेस का, इसका जो मास होगा दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू dx। भाई देखो, जो ग्रेविटेशन फोर्स का आपका फॉर्मूला है ना, F इज इक्वल टू, अब कंसेप्ट आपका क्या है, कंसेप्ट ये है कि F इज इक्वल टू gm1m2/r² का जो फॉर्मूला है ना, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट मासेस, ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट मासेस। कंसेप्ट ये है फॉर पॉइंट मासेस। अगर आपकी रॉड है, रिंग है, डिस्क है, तो आप बिना इंटीग्रेशन के नहीं जा सकते। तो छोटे छोटे पार्टिकल, अगर मैं इसका एक छोटा सा मास निकाल लूं तो ये हो जाएगा a + bx² इंटू dx, ये इसका मास आ गया, और यहां पर एक पार्टिकल आप मान लीजिए m मास का, तो इनके बीच का तो फोर्स लिख सकते हैं ना। तो ये फोर्स क्या होगा, जेट विल बी g, इसका मास
अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, यही होगा। छोटे पॉइंट के लिए आप लिख सकते हैं कंसेप्ट आपका यहां पर ये है, ठीक है। क्यों इंटीग्रेशन कर रहे हैं ये आपके क्लियर होना चाहिए। तो अब अगर मैं यहां पे वैल्यू डाल देता हूं बेटा, जीएम डीएम कितना है, डीएम है a प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये आएगा। अब आप देख रहे हो कि x वेरिएबल है हमारे पास, तो x आप कहां से कहां चेंज करेंगे, सारे बच्चे खुद सोच लीजिए। सबसे पहला आपका x होना चाहिए यहां और फाइनली x होना चाहिए यहां। मींस आप x इक्वल टू a से अपने एलिमेंट को रखना स्टार्ट करें, रखते 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 फाइनल एलिमेंट आपका जब रखा जाएगा तो उस समय x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, l प्लस a, इस प्रकार से। तो अगर मेरे को टोटल फोर्स निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ df करना है। इंटीग्रेशन में x इक्वल टू a से स्टार्ट करके x इक्वल टू a प्लस l तक जाएं और ये है gm हमारे पास a बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, ऐसे कर सकते हैं ना। तो चलिए बेटा नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो जो टोटल फोर्स आएगा दैट विल बी फ्रॉम x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू l प्लस a, gm ये आपका आया था a बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू डी एक्स। अगर आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपका क्या आएगा, gm बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस 1 बाय एक्स, ठीक है, प्लस बी एक्स फ्रॉम a से लेके l प्लस a, ये आएगा। तो अगर हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की बात करें तो ये अपर लिमिट में आएगा माइनस a अपॉन l प्लस a माइनस b इंटू एल प्लस a, माइनस होल में माइनस a अपॉन a प्लस b अपॉन b इंटू a, ये आपका बनेगा, राइट। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना बेटा आप। ये आपका आ जाएगा माइनस a अपॉन l प्लस a माइनस बी एल माइनस बी ए माइनस माइनस प्लस a अपॉन a माइनस बी ए, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपका बनेगा, ठीक है। जरा फॉर्म देख लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन में फॉर्म क्या है, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन में a इन्होंने कॉमन ले लिया है, ठीक है, a कॉमन लिया है और b कॉमन लिया है, ठीक है। तो जरा यहां पर देखा जाए हमारे पास माइनस और माइनस, यहां पे माइनस क्यों आ रहा है, ये प्लस होगा, ठीक है, b इंटू, तो ये प्लस एन प्लस, ओके, और ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो अब आपका आंसर आता हुआ दिख रहा होगा, बी ए गया, एक bl बचा है। और अगर आप इसमें नेट फोर्स की बात करें तो gm आपका ये आ गया। अगर आप a कॉमन ले लें तो आपका a कॉमन लेते ही हमारे पास 1 बाय a माइनस 1 बाय l प्लस a, यह आएगा प्लस बी एल आपका आंसर होगा, ठीक है। तो अब जरा ऑप्शन देख लेते हैं, प्लस बी एल प्लस बी एल प्लस बी एल, 1 बाय ए माइनस 1 बाय ए प्लस एल, तो सी ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर। सर ये क्वेश्चन का और रिपीटेटिव फॉर्म आया है, नहीं, अभी तक जो रिसेंट ईयर में है रिपीटेटिव नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन कई बार आते हैं। आपका जो ये फंक्शन है इट कैन वेरी, कुछ भी फंक्शन दे सकते हैं, इट कैन वेरी। तो ऑब्वियस सी बात है आपको अप्रोच क्लियर होना चाहिए कि सर फंक्शन में यहां पे फंक्शन चेंज हो जाएगा लेकिन इंटीग्रेशन करना है, ये आपका कंसेप्ट है, एलिमेंट लेना है, लिमिट लेनी है, ये आपका कंसेप्ट है। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन कैविटी बेस्ड प्रॉब्लम्स हम लोग इसको कहते हैं। कैविटी बेस्ड प्रॉब्लम्स आपके इसी टाइप का क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बहुत पूछे गए हैं। कैविटी बेस्ड प्रॉब्लम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आपके फील्ड के लिए भी पूछे गए हैं, पोटेंशियल के लिए भी पूछे गए। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपका मैं आपको दिखा देता हूं, पोटेंशियल में भी था। और ऐसा नहीं है कि सर ग्रेविटेशन में कितनी बार रिपीट हुए, ग्रेविटेशन में हो सकता है रिसेंट ईयर्स में 2015 के बाद पोटेंशियल में रिपीट नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हुआ है, ठीक है। तो आपके कैविटी बेस्ड प्रॉब्लम्स का कंसेप्ट एक बार मैं डिस्कस कर देता हूं, फिर इसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, कैविटी बेस्ड प्रॉब्लम्स हमारे पास क्या है, खुद समझना। कैविटी मतलब आप नेगेटिव सिस्टम्स कह सकते, नेगेटिव सिस्टम्स आप यहां पर कह सकते। कंसेप्ट बहुत सिंपल है सर, इसमें करते क्या है, कैविटी मतलब
जैसे मान लो कि एक पूरी बॉडी थी, ठीक है, वो एक जैसे अर्थ है, ठीक है, इसका कैपिटल मास m है, तो ये एक m मास है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, दैट विल बी GM बाय आर स्क्वायर, ठीक है, ये आपको पता है। अब जरा देखना, ये नॉर्मल केस हम लोगों ने पढ़ रखा है। कैविटी प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि आपका कुछ हिस्सा हटा देते हैं। कैविटी प्रॉब्लम्स की अगर मैं बात करूं तो ये आपका कुछ हिस्सा हटा दे, जैसे मान लो इसमें से इन्होंने ये वाला पोर्शन, जैसे क्वेश्चन में है ये वाला पोर्शन अब हटा दिया, अब बोला अब बताओ इस पे मास पे कितना फोर्स होगा, ठीक है, अब इतने की वजह से बताओ कितना फोर्स होगा। इंटीग्रेशन करने मत बैठना जाना। अब मैं ये कह सकता हूं कि भाई देखो, व्हाट वी नो इज कि अगर आपका कोई बॉडी सरफेस पे होता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है GM बाय आर स्क्वायर, सरफेस। आउटसाइड जब होता है तो दैट इज GM बाय स्मॉल आर स्क्वायर, और जो इनसाइड होती है दैट इज GMR बाय आर क्यूब, ये होता है। अब ये आपको पता होनी चाहिए। पहली बात, ये आपको फॉर्मूले याद हो। कई बच्चे आलस करते हैं कि सर बाद में कर लेंगे, नहीं बेटा अभी कर लो, बहुत बार पूछा है, ठीक है, बहुत बार। तो ये वाला जो बॉडी है ये बड़े वाले के भी सरफेस पे है, छोटे वाले के भी सरफेस पे है, तो हम लोग नेट फोर्स अगर निकालना है ना तो आप कहें फोर्स बाय कंप्लीट स्फेयर माइनस, कंसेप्ट वही है, माइनस फोर्स बाय स्मॉलर स्फेयर या कैविटी। सर कैविटी में तो मास ही नहीं है, कैसे करेंगे? अरे आपने यहां से मास हटा दिया तो जैसे ही मास हटेगा तो फोर्स भी तो वेरी करेगा, तो आप क्या करें, एक पूरे स्फेयर की वजह से कितना फोर्स है वो निकालें, इसकी वजह से यहां पर कितना फोर्स था वो निकालें, दोनों को माइनस कर दें, नेट आ जाएगा आपका। क्लियर? कंसेप्ट आपका ये है। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर ग्रेविटेशनली अट्रैक्ट्स अ पार्टिकल प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 3r फ्रॉम इट्स सेंटर। आइए जरा इस कंसेप्ट को देखें, इन्होंने आपको क्या दिया है, ठीक है, इन्होंने हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि मान लीजिए कि आपका एक स्फीयर है, ठीक है, इस प्रकार से आपका एक स्फीयर है, और इस स्फीयर का जो भी सेंटर था इससे ये डिस्टेंस हो गया r, और सरफेस से ये डिस्टेंस है आपका 2r। यहां पर एक पार्टिकल था m मास का और ये है m मास का, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। ये एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, ये आपके लिए r हो गया। तो इनके बीच में ओरिजिनल कंप्लीट की बात करूं, कंप्लीट जो पहले से था वो क्या होता, दैट विल बी G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 3r का होल स्क्वायर, ये फोर्स होता बेटा GMM बाय 9r स्क्वायर, ये आपका ओरिजिनल फोर्स होता। लेकिन अब आपने क्या करा है, जरा क्वेश्चन देखना, ठीक है, विद अ फोर्स F1, तो ये अभी हम लोग यहां पर इसको F1 कह देते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, F1 हमारे पास ये है। अब इन्होंने क्या कहा, नाउ अ स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस r/2, आपने यहां से इसका रेडियस इज r/2 ऐसे ही डायमीटर r हो गया, इस प्रकार से इज मेड इन अ स्फीयर, आपने कैविटी निकाल दिया है। द फोर्स बिकम F2, अब नया फोर्स हो गया है F2। तो अब आपको बताना है F1/F2 क्या होगा। तो भाई देखो, पहली बात मास हटा रहे हो तो यूनिटरी मेथड लगा सकते हो, 4/3 पाई r क्यूब में आपका मास था m, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना हो जाएगा, m/4/3 पाई r क्यूब, और आपने कितना वॉल्यूम निकाला है, दैट इज 4/3 पाई r/2 का होल क्यूब, दैट इज, अगर आप देखेंगे तो इसका आएगा m डिवाइडेड बाय 4/3 पाई r क्यूब इंटू 4/3 पाई r क्यूब बाय 8, ये 2 का क्यूब करोगे, ये गया, आपने m/8 मास रिमूव करा है। क्या करा है, रिमूव करा है। तो अब कंसेप्ट आपका बहुत सिंपल है, कंसेप्ट आपका बहुत सिंपल है। जैसे मान लो कि मैंने इस वाले को यहां से, ठीक है, इस वाले को मैंने यहां से रिमूव कर दिया था ना, तो इसका सेंटर तो ये है, इसके लिए भी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है r/2 और ये वाला डिस्टेंस कितना है 2r।
तो जो फाइनल फोर्स आपका आएगा, जो आपका F2 की बात है, तो F2 की अगर मैं बात करूं तो ओरिजिनल फोर्स GMM बाय 9R² माइनस G, इसका मास कितना आपने रिमूव करा है M/8। तो इन दोनों का जो भी फोर्स है वो हटा दो इसमें से, तो ये आ जाएगा M/8 इंटू M डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस होगा 2R प्लस R/2 का होगा, तो 5R/2 का आपका डिस्टेंस हो गया, 5R/2 का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा आएगा। तो ये अगर आप देखें तो आप कॉमन ले लेंगे GMM/R² अगर आप बाहर निकाल लें तो ये बचेगा 1/9 माइनस 1/8, 25 यहां है और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/8 तो आपका था ही, है ना, और ये 4 हो गया तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 25 यही बनेगा ना हमारे पास, क्योंकि इसका स्क्वायर 25 होगा, ये 4 चला जाएगा 1/2, तो ये आपका F2 फोर्स की अगर मैं बात करूं, F1 आपका कितना आया है GMM/9R² था ना, 9R², और F2 फोर्स आपका आया है GMM/R² इंटू 1/9 माइनस 50, ठीक है। ये अब आपको F1/F2 आपको रिपोर्ट करना है, रेशियो ले लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ कि कैविटी बेस्ड प्रॉब्लम में आपको करना क्या है, ठीक है। कैविटी में पूरे का निकालिए, फिर जो रिमूव कर दिया उसकी वजह से हटाने के बाद का निकालिए। F1 F2 हम लोगों ने निकाल ही लिया है, इसको आपको यहां पर सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चला जाए आगे, हमारे पास अगर इसको सॉल्व कर ही लेते हैं तो ये 450 ले सकते हैं, है ना। तो हमारे पास ये 50, अरे F1/F2 नहीं है, हमारे पास F2 की बात करें तो GMM/R², ठीक है। 450 यहां पर हम लोग मान ले तो दिस विल बी 50 माइनस 9, है ना, और ये हो जाएगा हमारे पास 41। तो GMM/R² इंटू 41 डिवाइड बाय 450, है ना, हमारे पास 450 ये आ गया। और F1/F2 का रेशियो पूछा था, तो दैट विल बी हमारे पास GMM/R², ठीक है, 9R², और इसका आ जाएगा GMM इंटू 41 डिवाइड बाय 450, यही आएगा हमारे पास। F1/F2 था या F2/F1 था, हमारे पास F1/F2, ठीक है। कहां गया वो, ये था हमारे पास, तो काटा पीटी कर ली जाए, ये हमारे पास गया R² और R² आपका गया, R² था ना, हाँ, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास, ठीक है, 50/41 का आपको रेशियो बेसिकली मिलेगा। तो 50/41 आपके ऑप्शन में बी ऑप्शन आपका आंसर है। F1/F2 है ना हमारे पास, भाई गलती ना हो जाए क्योंकि 41/50 भी दे रखा है, तो F1/F2 ही हम लोगों ने निकाला है, ठीक है, दैट इज 50/41, ठीक है। चला जाए हमारे पास अगले क्वेश्चन पर, ये कंसेप्ट था। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर 2 सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर 2 मीटर, ठीक है। हमारे पास 2 सॉलिड स्फीयर हैं, एक का रेडियस है हमारे पास 1 मीटर और एक का रेडियस है हमारे पास 2 मीटर्स, ठीक है। रेडियस 2 और 1 लेते हैं, ऐसे मास से कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 है, ठीक है, एंड द मासेस m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली, इसका मास है m1, इसका मास है हमारे पास m2 रिस्पेक्टिवली। द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्फीयर 1 एंड 2 आर शोन, द वैल्यू ऑफ m1/m2 इज। भाई देखो, आपको पता होगा कि वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी का ग्राफ, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी, ये अब आपको याद क्या करना मैं आपको दिलाना चाह रहा हूं। ग्राफ्स ऑफ I वर्सेस R, इन ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी वर्सेस R, शेल के लिए एंड स्फीयर के लिए आप याद रखिए, एंड पोटेंशियल वर्सेस R, शेल के लिए एंड स्फीयर के लिए आप याद करिए, एंड प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भी याद करिए, ठीक है, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं घूमते हुए मिलेगा। बहुत ज्यादा पूछा हुआ ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो ठीक है, ध्यान से देखना। अब जरा देखना, द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 1 आर शोन, द वैल्यू ऑफ m1/m2 इज।
अगर आप ध्यान से देखें तो सरफेस पर मैक्सिमम ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होती है। तो पहले वाले के लिए जो g होगा, g एट द सरफेस इज gm बाय आर स्क्वायर, ये होता है। तो अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो दैट विल बी gm1 बाय r1 का स्क्वायर, और g2 की बात करें तो दैट विल बी gm2 बाय r2 का स्क्वायर। अगर हमें m1 बाय m2 चाहिए तो मैं g1 बाय g2 कर लेता हूं, तो दैट विल बी m1 बाय m2 r1 का स्क्वायर बाय r2 का स्क्वायर, राइट। तो g1 बाय g2 की वैल्यू आपको ये ग्राफ से ही पता लग रही है। तो फर्स्ट वाले के लिए 2 है, सेकंड वाले के लिए 3 है, तो ये हो गया आपका 2/3 इंटू r1 का स्क्वायर 1 था, डिवाइडेड बाय r2 का स्क्वायर, रेडियस 2 था 4, इज इक्वल टू r2 वो m1 बाय m2, ये आ गया। तो ये 2 हो गया 1/6 इज इक्वल टू m1 बाय m2। आपका जो रेशियो आ रहा है 1/6 का, ए ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर। तो ग्राफ भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्यों? ये आपके ग्राफ आ गए, ये अब आपको ग्राफ रिवाइज कर लेने हैं अच्छे से, एक ये होमवर्क एंड एक आपका ये होमवर्क, ठीक है। तो आपके आई थिंक ग्राफ वाले 2 क्वेश्चंस जो मैंने लिए हैं, 22 का है, 17 का है, और ये वाला क्वेश्चन 20 का था। तो देखो बार बार कंसेप्ट वही हो रहा है। अगर आप, अब क्या बच्चे होते हैं ना, बच्चे क्या करते हैं, ग्राफ रट लिया, आप ये याद नहीं कर रहे कि इसके पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू क्या है, कहां पर क्या है, ये इसके सारी चीजों को आपको एक बार रिवाइज करना है, क्योंकि घुमा फिरा के इसी में कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। तो चला जाए अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये भी, इफ वी मूव अवे फ्रॉम द पोल्स टू इक्वेटर द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ विदाउट एनी वेरिएशन इन इट्स मैग्नीट्यूड। जब आप ग्राफ पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ऑल्टीट्यूड के साथ भी और डेप्थ के साथ भी आपका वेरिएशन होता है, क्योंकि कई बच्चे ये चीज भूल जाते हैं, याद रखना। हाइट के साथ, क्योंकि आगे क्वेश्चन आ भी जाएंगे, हाइट के साथ ग्रेविटी एट एनी हाइट इज इक्वल टू g इंटू आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। कई बार ये गलती होती है बेटा, अगर आपका r स्मॉल होगा, फ्यू किलोमीटर्स की अगर बात करी जाए, या इवन आपका 200 किलोमीटर तक का भी अगर है क्वेश्चन, ठीक है, 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर तक का भी अगर आपका क्वेश्चन है, तब ही आप क्या लगाएंगे, जो आपका ग्रेविटी एट हाइट होता है, ग्रेविटी एट द सरफेस इंटू 1 - 2h बाय आर। बच्चे बाइनोमियल थ्योरम लगा के ऐसा खुश होते हैं कि रिसर्च पेपर लिख दिया, और अपने रिसर्च पेपर से ऐसे चिपक जाते हैं कि यही फॉर्मूला उनको याद रहता है। ये फॉर्मूला जेई इस बार भी 2023 में भी ऐसे 2 बार क्वेश्चन दे दिए। एक शिफ्ट में ये पूछ लिया कि हाइट ज्यादा थी, 3200 किलोमीटर थी, मतलब रेडियस का आधा, ठीक है, और एक में दे दिया 10 किलोमीटर थी। तो आपको कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये पता होना चाहिए। ये हमारे पास स्मॉल हाइट्स के लिए आप लगा सकते हैं, ठीक है, 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर तक भी चले जाए, कोई दिक्कत नहीं, आप लगा लीजिएगा। ये वाला फॉर्मूला आपके लिए एक्चुअली में हर हाइट के लिए अवेलेबल है, ठीक है, ऑल हाइट्स। लेकिन हम लोग किसके लिए लगाते हैं, ठीक है, हम लोग किसके लिए लगाते हैं, लार्ज हाइट्स में, जहां पर आप सरफेस से रेडियस का 1/3 चले गए, रेडियस का 1/4 चले गए, आर चले गए, 2r चले गए, r/2, ऐसे अगर आपके क्वेश्चन है तब आप ये लगाएंगे फॉर्मूला। डेप्थ का फॉर्मूला जरा ये रिकॉल कर लीजिए, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ। तो एक्सेलरेशन विद डेप्थ होता है g इंटू 1 - d बाई आर। बेटा इसमें डेरिवेशन रिकॉल करना है, करके देखना है, इसमें आप कोई अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं करते। एप्लीकेबल फॉर ऑल डेप्थ्स, एप्लीकेबल फॉर ऑल डेप्थ्स, ये सारे के सारे डेप्थ्स के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। अब जरा ये चीज ध्यान रखना, अगर आप सेंटर ऑफ द अर्थ पर है, सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है, तो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाएगी, क्योंकि d की वैल्यू r हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रेविटी एट एनी हाइट इक्वल टू ग्रेविटी एट एनी डेप्थ। क्या ऐसा कोई पॉसिबल है कि आप देखो इसका ग्राफ याद करो कि अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ये आपका रेडियस है r और ये होता है gm बाय आर स्क्वायर।
सरफेस पे ग्रेविटी ऑफ कितनी होती है, Gm/r², ये होती है। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आए, इसलिए मैं आज को समराइज कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो, ठीक है। इस बार भी 2023 में भी ये क्वेश्चन आया कि क्या ऐसी कोई हाइट है जहां पर हमारे पास, क्योंकि आप सरफेस से ऊपर जाएंगे तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटेगा, नीचे जाएंगे तब भी घटेगा, तो क्या ऐसी कोई हाइट है या डेप्थ है जहां पर दोनों की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम हो जाए? यस, वो जब आप सॉल्व करते हैं इस वाले फॉर्मूले को इससे इक्वेट करते हैं, एक क्वाड्रेटिक बनती है, सॉल्व लेंदी होता है, क्वाड्रेटिक सॉल्व होने के बाद आपका जो d = h = 4000 किलोमीटर्स, आप सरफेस से 4000 किलोमीटर ऊपर चले जाएं और सरफेस से 4000 किलोमीटर नीचे चले जाएं, आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम मिलती है, ठीक है। तो ये आपको यहां पर याद रखना है। अब ये क्वेश्चन उसी के, इफ वी मूव फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ विदाउट एनी वेरिएशन। अगर आप पोल से इक्वेटर की साइड आते हैं तो आपको पता है रेडियस ऑफ द इक्वेटर एंड रेडियस ऑफ द पोल इज नॉट सेम, 21 किलोमीटर का गैप होता है, 21 किलोमीटर का डिफरेंस, तो वेरिएशन आपका मिलेगा, तो ये फॉल्स हो गया। अच्छा, ये आपका होमवर्क है, ये आपको ट्राई करना है। ओ फायदा ले रहे थे बैठे बैठे हम, चलिए आपको रिवाइज करा दिए हैं, ठीक है। तो इस रिवीजन को देखना, आपका शेप ऑफ द अर्थ, शेप ऑफ अर्थ की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन क्या होता है, ग्रेविटी एट इक्वेटर इज लेस देन ग्रेविटी एट पोल हमारे पास होता है। रोटेशन ऑफ द अर्थ का कंसेप्ट आपको रिकॉल करना है, रोटेशन ऑफ अर्थ, तो हमारे पास अगर आप अर्थ के किसी भी ये इक्वेटोरियल प्लेन से किसी भी लैम्डा पॉइंट पर अगर आप जाते हैं तो यहां पर आपकी जी प्राइम होती है G - R ω² cos² लैम्डा, ये ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली फॉर्मूला रहता है। लैम्डा की वैल्यू 0 डालेंगे तो cos 0 = 1, यस, और लैम्डा की वैल्यू 90 डालेंगे तो रोटेशन की वजह से पोल पे कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। एंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होल्ड गुड फॉर एनी पेयर ऑफ द बॉडी इन द यूनिवर्स, ठीक है, बिल्कुल बात आपकी सही है, लेकिन यहां पे पॉइंट मासेस होनी चाहिए। जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है आपका Gm1 m2/r², दैट इज एप्लीकेबल फॉर एनी 2 पॉइंट मासेस, ठीक है। अब ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। द वेट ऑफ अ पर्सन बिकम 0 व्हेन द पर्सन इज एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। तो ये वाला तो स्टेटमेंट ट्रू है, ये वाला आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, ठीक है। अच्छा, ये भी होमवर्क ही था, सारे हमसे करवा लियो। ये ऑरेंज यहां से नीचे से लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से दिखना रहा है, ठीक है, ऑप्टिक्स की वजह से ग्रेविटेशन में फायदा हो रहा बच्चों का। अगला ये देखो 2020 का क्वेश्चन है, इस प्रकार का एक और क्वेश्चन आ चुका है, ये 2 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। और अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कंसीडर कर ले, कंसीडरिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये 3 या 4 बार आ चुका है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फंक्शन आपका कुछ भी हो सकता है, कंसेप्ट आपको यहां पर ध्यान रखना है। द मास डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट ऑफ रेडियस r वेरीज विद द डिस्टेंस r एज शोन इन द फिगर। जो आपका प्लैनेट है उसका जो मास डेंसिटी है ये डिस्टेंस के साथ जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं तो ये वेरी कर रहा है। द ग्रेविटेशन फील्ड इज मैक्सिमम एट, आपकी ग्रेविटेशन फील्ड कहां पर मैक्सिमम होगी? आइए जरा इसकी बात करते हैं। मान लीजिए आपका कोई भी प्लैनेट है, ठीक है, उसके अंदर पार्टिकल्स होंगे, ऐसे मैं पार्टिकल्स की बात यहां पर कर रहा हूं। इन्होंने क्या बोला है कि जैसे आप किसी भी r डिस्टेंस पर जाते हैं तो डेंसिटी अलग अलग आती है, ठीक है, r डिस्टेंस पर जाते हैं तो डेंसिटी अलग अलग आती है। अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, हमें ग्रेविटेशन फील्ड मैक्सिमम किस पॉइंट पर होगी? तो यार सबसे पहली चीज है फाइंड ग्रेविटेशन फील्ड एट एनी r, फाइंड ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी एट एनी r। किसी r पे पहले निकाले तो फिर मैक्सिमा मिनिमा कर लेंगे। सर इस पे ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी होगी क्या? ये होगी g, जितना भी मास इनसाइड है डिवाइड बाय r², यही होगा, हाँ या ना? यही आपका होगा। तो चलिए अब ये शेल थ्योरम क्या कहती थी? शेल थ्योरम, अगर आप यहां पे, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे बात करता हूं, ठीक है, हाँ, इसके अंदर का सारा मास चाहिए ना भाई। शेल थ्योरम में जैसे गॉस लॉ में इनसाइड चार्ज चाहिए होता है, शेल थ्योरम में इनसाइड मास चाहिए होता है। अंदर का सारा मास आप यहां रखें डिवाइड बाय r², तो उस पॉइंट की ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी आएगी। सेकंड स्टेप होगा di/dr को इक्वल टू 0 कर देंगे, अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे।
कंसेप्ट अब आपका ये हुआ, ठीक है। तो हमारा कंसेप्ट पहला है फंक्शन बनाना, अब ये फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा शेल थ्योरम के हिसाब से। तो मैंने क्या करा, किसी भी x डिस्टेंस पे एक छोटा सा शेल लिया, मैंने आपको एलिमेंट लेना बताया है dx थिकनेस का। तो इसका मास कितना होगा बेटा, दैट विल बी रो इनटू dv, और dv की वैल्यू कितनी होती है, कर्व्ड सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर इंटू थिकनेस dr, वो 4 पाई x स्क्वायर इंटू dx। तो रो कितना होगा यहां पर, रो की बात करें रो नॉट इंटू, ये होगा रो नॉट इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर dx, ये होगा, ये आपका dm आया। तो पहले इसके अंदर कितना मास है ये निकाल लिया जाए। तो आप m इनसाइड निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dm करेंगे, तो इंटीग्रेशन में आपका आ जाएगा 4 पाई रो नॉट, कांस्टेंट चीज देखो, रो नॉट इंटू 4 पाई, और यहां हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 बाय आर स्क्वायर इंटू dx। भाई देखो वेरिएबल क्या है x, x कहां से कहां चेंज करना है, x इक्वल टू 0 से मास लेते 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 हमें r तक पहुंचना है। तो 0 से लेके r तक आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो क्या आएगा बेटा 4 पाई रो नॉट एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 डायरेक्टली कर लेते हैं, r क्यूब बाई 3 माइनस ये आएगा r की पावर 5 बाय 5 r की पावर 2, ऐसे आ जाएगा। दिस इज योर m इनसाइड। जैसे ही आपका m इनसाइड आएगा तो इंटेंसिटी निकाल लेते हैं। इंटेंसिटी एट एनी r, किसी भी r पर जो आपकी इंटेंसिटी आएगी दैट विल बी g 4 पाई रो नॉट, ये आया था आपका r की पावर 3 बाई 3 r की पावर है ना, r की पावर 3 बाई 3 माइनस r की पावर 5 बाय 5 r स्क्वायर, ये इनसाइड मास आया डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये आया अभी फंक्शन। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं g 4 पाई रो नॉट इंटू r बाय 3 माइनस r स्क्वायर बाय 5 r स्क्वायर। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ मेरे दोस्त, अभी शुरू हुआ है। जैसे ही आपने फंक्शन निकाला उन्होंने बोला है किस r पर हमारे पास i मैक्सिमम होगा, तो बेसिकली हमें डिफरेंशिएट कर लेना चाहिए। अगर मैं di बाई डी आर निकाल दूं बेटा यहां पर, तो कांस्टेंट चीज आप बाहर निकाल लीजिए 4 पाई रो नॉट g, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 बाई 3 माइनस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2r बाय 5r स्क्वायर, ये आएगा इक्वल टू 0 डालेंगे तो यही 0 कर दो, 1 बाय 3 इज इक्वल टू 2r बाय 5r स्क्वायर, आपका आ जाएगा 5 बाय 6 का रूट दैट इज इक्वल टू r, आपका आंसर होगा। ठीक है सर, डबल चेक करेंगे क्या, हमारे पास जरूरत नहीं है, अरे 6 होना चाहिए ना हमारे पास, ग्रेविटेशन कहीं गड़बड़ तो नहीं करती, रूट बाय 5 बाय 9 तो नहीं है हमारे पास। यहां पर इंटीग्रेशन अगर हम लोग करें तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 3 आर क्यूब बाय 3 और ये 5 ही आ जाएगा, यस। और इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें, अच्छा आर स्क्वायर से ये कट गया और ये हो गया आर, ओए होए 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 होए, ये आपका 3 आएगा है ना, ये आपका यहां पर गलती हुई, आर स्क्वायर से करेंगे तो ये आर बचेगा, ये आर क्यूब बचेगा, तो यहां पर आपका आएगा 3r स्क्वायर, 3r स्क्वायर है ना, डिफरेंशिएट करने के बाद, राइट। तो यहां पर इसको रखेंगे 1 बाई 3 इज इक्वल टू 3r स्क्वायर बाई 5r स्क्वायर, तो 5 बाय 9 का रूट दैट इज इंटू r दैट इज इक्वल टू स्मॉल r, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, सी ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस a सराउंडेड बाय अ यूनिफॉर्म कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल। देखो एक हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, ठीक है सर, पिछले वाले का रिपीटिव हुआ है, यस हुआ है, लेकिन वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हुआ है, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट पर फोकस करना है भाई। एक आपका स्फीयर है ऑफ मास m, ठीक है, एंड रेडियस आपका a है, ठीक है, इज सराउंडेड बाय यूनिफॉर्म कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल। आपकी यहां पर एक शेल है, ठीक है, ये आपकी एक शेल है, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है,
ये हमारे पास एक शेल है ऑफ थिकनेस 2a, ठीक है। तो अगर ये a है तो इसका थिकनेस थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ठीक है। ऐसी है हमारे पास, और इसका साइज, अच्छा ये तो पंगा देगा। ये जो आपकी थिकनेस है दैट इज 2a, ठीक है। एंड मास 2m, इसका मास है हमारे पास 2m। द ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ डिस्टेंस 3a फ्रॉम द सेंटर विल बी, ठीक है। हमारे पास ऑफ मास m एंड रेडियस a इज सराउंडेड बाय यूनिफॉर्म कंसेंट्रिक शेल ऑफ थिकनेस 2a। तो इसका तो रेडियस हमें दे नहीं रखा है, ठीक है। यहां पे कुछ मिसिंग तो नहीं है। सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस a इज सराउंडेड बाय अ यूनिफॉर्म कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल ऑफ थिकनेस 2a। या तो ये कुछ ऐसा कह रहे हैं, या तो ये कुछ ऐसा कह रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास इसका जो रेडियस है दैट इज a और मास इज m, और इसका थिकनेस और बढ़ा सकते हैं। नहीं, रेडियस इनर वाला भी बढ़ जाएगा फिर, ठीक है। इसका लाइन थिकनेस मैक्सिमम है, हाँ। तो बेसिकली ये ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला थिकनेस 2a। अब देखने में थोड़ा सा समझ जाना और उसको मोटा करना पड़ेगा, नहीं तो ठीक है, चलो कर ही देते हैं। यहां पर हमारे पास कुछ ऐसा है, ठीक है। मे क्योंकि इनके बीच का सेपरेशन नहीं दे रखा है तो मेनली ऐसा मान सकते हैं कि इसको ओवरलैप ही कर रहा हो, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास जो थिकनेस दे रखा है दिस इज योर 2a, ये दे रखा है, ठीक है। और इसका जो मास है दैट इज 2m। अब उन्होंने बोला था ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ डिस्टेंस 3a फ्रॉम द सेंटर विल बी। अगर 3a फ्रॉम द सेंटर की अगर आप बात करो तो सरफेस ही हो गया, क्योंकि यहां से यहां दैट डिस्टेंस इज 3a ओनली। अब देखो ग्रेविटेशनल फील्ड कंसेप्ट आपके लिए ये हो सकता है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो दो अगर पार्टिकल्स हैं तो दोनों की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लिखो और वेक्टर समेशन कर दो। जो स्फेयर वाला पार्टिकल है, जरा देखना, जो आपका ये m मास का a रेडियस का है, इसके लिए जो वो पॉइंट है वो 3a डिस्टेंस पर हो गया। तो इसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी आएगी दैट इज gm बाय स्मॉल r का स्क्वायर यूज करेंगे तो gm बाय ये हो जाएगा 9a स्क्वायर, ये आ जाएगा 9a स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। और जो आपकी ये शेल है, ठीक है, शेल, उसके लिए ये तो सरफेस वाला पॉइंट हो गया। इसका मास कितना है 2m, और यहां से ये a है और यहां से ये 2a है। तो एक शेल के लिए अगर आप कभी भी लिखते हैं तो गॉस लॉ में सारे मास को सेंटर पर ले लें और फिर लिख लें, तो ये वाला आपके लिए कितना हो जाएगा, I2 की अगर आप बात करें तो ये भी टुवर्ड द सेंटर होगा, दैट विल बी g इंटू 2m डिवाइडेड बाय हमारे पास 3a का होल स्क्वायर। ये सरफेस मैं ऐसे लिख देता हूं, gm बाय कैपिटल R स्क्वायर आप यूज करेंगे। ये सरफेस का पॉइंट है, ये इसके लिए एक्सटर्नल है, तो g इंटू 2m डिवाइडेड बाय 9r स्क्वायर, ये आ गया। दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अगर आपको लिखनी है आई नेट, तो ये आ जाएगा gm बाय 9a स्क्वायर प्लस हमारे पास 2gm बाय 9a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3gm बाय 9a स्क्वायर, तो 1/3, तो gm बाय 3a स्क्वायर दैट विल बी नेट ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। तो gm बाय 3a स्क्वायर, सी ऑप्शन, दैट विल बी योर आंसर। चला जाए आगे। द हाइट एट विच द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स g बाय 9, ठीक है। एक ऐसी हाइट बताइए जहां पर हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/9 हमारे पास हो जाए, ठीक है। तो जरा यहां पर ध्यान से देखना, 1/9 के लिए अगर आप देखें तो आपको लॉजिक क्या लगाना है, हाइट का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है।
एंड दैट इज इक्वल टू, अगर आप देखें तो g इंटू आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। भाई देखो ग्रेविटी की वैल्यू 1/10 हो जाए तो काफी डिक्रीज हुआ है, क्योंकि इंफिनिटी पर जाके वो हमारे पास वैल्यू 0 होती है। 1/10 हो जाना तो अच्छी खासी हाइट हुई होगी, राइट। तो आप इस वाले फॉर्मूले से स्टार्ट करें तो ग्रेविटी एट एनी हाइट इज सेइंग g/9 हो जाए g इंटू आर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो g गया, स्क्वायर रूट लेंगे, 1/3 इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच। तो आर प्लस एच इज इक्वल टू 3r। तो h इज इक्वल टू 2r। रेडियस के 2 गुना हमारे पास हाइट पर जाने के बाद हमारे पास ग्रेविटी 1/9 होती है। तो आपका ये आंसर आया, ठीक है। अब इसके ऊपर जो वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी है, जरा देखो, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस इज 9.8 g कह दिया है। द एल्टीट्यूड अबव द सरफेस एट विच ग्रेविटेशन डिक्रीज टू 4.9 g/2 होने के लिए आपको कितनी हाइट पर जाना है। अब आप देख भी सकते हैं कितनी हाइट है, अच्छी खासी हाइट है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, r अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी के ऊपर अगर आप देखें तो भयंकर अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस है। 1 2 इस बार भी पूछे गए हैं, 3, ठीक है, ऐसे दिखा देते ना, 4 5 6 क्वेश्चन मैं आपको लेके आया हूं, ठीक है। आपको ये ट्राई करके रखने, क्योंकि 6 क्वेश्चन अगर आप एक कंसेप्ट पे घुमा फिरा के कर पा रहे हैं, आई थिंक योर टॉपिक विल बी कवर्ड प्रॉपरली, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सपीरियंस, देखो ऐसा नहीं है कि और नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वेरिएशन के और भी हैं, लेकिन कुछ जो छोटे मोटे मॉडिफिकेशन वाले क्वेश्चन वो मैं करा रहा हूं, जो डायरेक्ट मॉडिफिकेशन है वो आप कर सकते हैं। इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सपीरियंस बाय अ पॉइंट मास एट अ हाइट h अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज सेम एज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ अल्फा h, ठीक है। अब जरा ये देखो, इन्होंने यहां पर क्या मेंशन किया है, ठीक है, ये देखो, फ्रॉम द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी। अब ये एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, एक्चुअली में ये अच्छा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर हाइट पर और एक पर्टिकुलर डेप्थ की बात करें तो हमारे पास, ध्यान से सुनना, 4000 किलोमीटर पर हमारे पास होता है। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 6400 किलोमीटर, मींस रेडियस के आधे से भी ज्यादा ऊपर जाइए और आधे से भी ज्यादा नीचे जाइए तब होगा। लेकिन ये एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ये बस आपका फॉर्मूला चेक करा रहे हैं, तो एक्चुअली में लॉजिकली ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि 4000 किलोमीटर से पहले आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैच नहीं करेगा। लेकिन फॉर्मूला वाइज, क्योंकि आप एक अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, ग्रेविटी एट एनी हाइट, हाइट इज वेरी लेस देन, तो आप लिख सकते हैं g इंटू 1 माइनस 2h/r। और यही वो क्या कह रहे हैं कि ये ग्रेविटी एट एनी डेप्थ के बराबर हो जाए g इंटू 1 माइनस d/r। तो इन्होंने हमें क्या बोला है, सेम एज दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ अल्फा h। तो ये अल्फा h है, तो अल्फा की वैल्यू आपकी क्या होगी, तो ये दोनों मैच कर रही हैं। तो हमारे पास कंसेप्चुअली, मैं आपको अभी बता रहा हूं, कंसेप्चुअली दिस इज नॉट राइट, वट एवर वी आर डूइंग इज अ पाप इन फिजिक्स, बट स्टिल मार्क्स चाहिए भाई कलयुग है। 1 माइनस 2h/r 1 माइनस अल्फा h/r आपका आएगा, तो 2h/r इज इक्वल टू अल्फा h/r, ये गया, अल्फा की वैल्यू आपके लिए 2r ही होगी, ठीक है। लेकिन ये पाप है जो जेई ने हमसे करवा लिया है, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस एट द पोल। देखो रोटेशन वाला एक कंसेप्ट है, आई थिंक उसी का ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, तो रोटेशन का कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस एट द पोल इज g। अगर आप अर्थ के पोल पर हैं तो यहां पर आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस g, एंड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ अबाउट द एक्सिस, अगर आप अपनी एक्सिस के अबाउट इसको घूमता हुआ माने तो जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज ओमेगा, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज वेटेड एट द इक्वेटर एंड एट द हाइट h, एक बार आपने इक्वेटर पर नापा, ठीक है, एंड एट हाइट h अबव द पोल्स, आप यहां पर किसी हाइट h पर गए, वहां पर भी नापा। यूजिंग द स्प्रिंग बैलेंस, इफ द वेट आर फाउंड टू बी सेम, h इज वेरी वेरी लेस देन r, ये इन्होंने मेंशन कर दिया है, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो हमारे पास बताना क्या है, इफ द वेट आर फाउंड टू बी सेम देन h इज, अच्छा h की वैल्यू ही हमें बतानी है। क्वेश्चन समझे क्या हुआ, आपको कह रहे हैं अर्थ का रोटेशन कंसीडर करो, तो यहां पर जो आपकी ग्रेविटी होगी
दैट विल बी ग्रेविटी जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर आपकी होगी। जब आपका देखो मास तो चेंज नहीं करेगा, वेट सेम होना मतलब m इंटू जी आपका सेम होना, मास वेट नहीं वेरी नहीं करेगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब मैच कर जाएगी तो वजन आपका मैच कर जाएगा। तो ये क्या कह रहे हैं, ग्रेविटी का जो वेरिएशन ड्यू टू रोटेशन हमें कंसीडर करना है एट इक्वेटर। ये किसके साथ मैच हो रहा है, ग्रेविटी एट एनी हाइट ऑन पोल। पोल पे रोटेशन की वजह से तो कोई इफेक्ट होएगा नहीं, बस हाइट का वेरिएशन, h इज वेरी वेरी लेस देन r, तो g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर की जो वैल्यू है दैट इज g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू से मैच कर जाए। ये हमारे पास पूछ रहा है h की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो अगर आप यहां से अगले पेज पे चल लेते हैं, g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर के बराबर हो जाए बेटा। तो g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g माइनस 2hg बाई आर। ये कैंसिल आउट हुआ, माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ, r ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2hg बाई आर। तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2g दैट मस्ट बी अवर हाइट। तो आंसर देख लेते हैं, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2g था ना, ठीक है। वैसे तो 5g का जमाना है, लेकिन चलिए कोई नहीं, पुराना क्वेश्चन होगा, हाँ 2 साल पुराना 5g नहीं आया था उस समय, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अ बॉक्स वेट 196 न्यूटन ऑन द स्प्रिंग बैलेंस एट द नॉर्थ पोल, ठीक है। तो ये आपका mg एट द सरफेस जो दे रखा है दैट इज 196 न्यूटन आपको दे रखा है, ठीक है। इट वेट्स रिकॉर्ड ऑन द सेम बैलेंस इफ इट इज शिफ्टेड टू इक्वेटर इज क्लोज टू। देखो भाई, पोल और इक्वेटर का अगर बात हो रही है तो रोटेशन को आपको कंसीडर करना है। सर रेडियस का भी तो वेरिएशन था, वो आप कंसीडर नहीं करते, बस थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो m इंटू जो हमारे पास ग्रेविटी एट इक्वेटर होगा m इंटू जी एट द सरफेस माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर आपका होगा। तो इन्होंने क्या पूछा है हमसे, इट वेट रिकॉर्डेड ऑन द सेम बैलेंस इफ इट इज शिफ्टेड टू द इक्वेटर। जी की वैल्यू 10 लेनी है, तो मास आपका आ जाएगा 19.6, ठीक है। तो अच्छा ये तो 196 आप सीधे रख लें, वैसे मास यहां पे भी रखना पड़ेगा। तो मास आपका आ जाएगा 196 डिवाइडेड बाय 10, तो 19.6 kg, ठीक है। तो यही आपका वेट एट इक्वेटर है। वेट एट इक्वेटर अगर मैं बात करूं तो दैट विल बी 196 माइनस 19.6 इंटू 6400 इंटू ओमेगा इज 2 पाई बाय, अर्थ का टाइम पीरियड 24 घंटे का होता है, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात आ गई है ना, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात आ गई। इसको आप पहले से ही प्री कैलकुलेट करके अपने पास रखें, अभी भी कैलकुलेट करें और प्री कैलकुलेट करके अपने पास रखें, कई बार जरूरत पड़ेगी। तो आप यहां से इक्वेटर का वजन कितना होगा बता सकते हैं। और सिमिलर क्वेश्चन अगर आप देखें, अ बॉडी वेज इतना ऑन स्प्रिंग बैलेंस एट नॉर्थ पोल, ये 2021 का क्वेश्चन है, ये 2020 का। अब जिसने ये ट्राई किया होगा उसको कंसेप्ट पता होगा, एग्जाम में जाके आप अपने थोड़े से पेशेंस के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे तो आपका हो जाएगा। तो दिस विल बी योर होमवर्क, ठीक है। ये आपके लिए क्या हो गया, होमवर्क। चला जाए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बेटा, फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m and radius r, a spherical portion of radius r by 2 is removed as shown in the figure. Taking gravitation potential v equal to 0 at r equal to infinity, the potential at the center of the cavity thus formed is। ये वाली जो कंडीशन है बेटा अगर आप देखें तो ये तो हम लोग वैसे भी लेते हैं कि अगर हमारे पास r की वैल्यू इन्फिनिटी है तो पोटेंशियल 0 है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात हमारे पास है नहीं। अब हमें पोटेंशियल बताना है। अब जरा देखो, ये फिर से आपका क्या हो गया है, कैविटी बेस्ड प्रॉब्लम, फिर से हमारे पास आ गया है कैविटी बेस्ड प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना है, पूरे स्फेयर की वजह से उस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालिए और जो भी आपने रिमूव करा है उसके वजह से पोटेंशियल वहां से हटा दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब बात यह है, इस क्वेश्चन को तो वही कर पाएगा ना जिसको पोटेंशियल का फॉर्मूला याद हो। आपको तो खतरनाक फॉर्मूला याद करने की आदत है, क्योंकि बेसिक तो भाई सबको आता है, कुछ नया याद किया जाए, है ना। तो आइए सबसे पहले अगर मान लो कि आप इसके सेंटर यहां से r/2 डिस्टेंस की बात करें तो यहां से r/2 डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा, कंप्लीट मान लीजिए इसका मास m है, रेडियस r है। अब पोटेंशियल इनसाइड का फॉर्मूला ही कई बच्चों को शायद याद नहीं होगा, gm हमारे पास 3r² माइनस r² डिवाइडेड बाय 2r³, ये आपका
इंटरनल पॉइंट के, किसी भी इंटरनल पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल होता है वही है। और यही सेम चीज आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी जाता है, मास की जगह पर हमारे पास चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और जी की जगह पर के आ जाएगा। तो अगर मैं आर की वैल्यू r/2 की बात करूं तो हमारे पास पोटेंशियल आपका कितना आ जाएगा, 3g या gm अपॉन 2r³ माइनस 3r² माइनस r²/4। तो ये अगर आप देखें 4 3 12 माइनस 1, तो हमारे पास gm/2r³ इंटू अगर आप देखें तो 11r²/4 आपका यहां पर बनेगा। तो ये आ जाएगा बेटा 11gm डिवाइडेड बाय 8r। ये आपका पोटेंशियल बेसिकली होगा, माइनस आप लगा लीजिएगा, अंदर हमारे पास पोटेंशियल नेगेटिव होता है ना। तो ये आ गया। अब बात है कि हम लोगों ने यहां से इस वाले पोर्शन को हटा दिया है, ठीक है, इस वाले पोर्शन को हटा दिया है। तो इसकी वजह से जो भी सेंटर पर पोटेंशियल होगा वो माइनस कर दो भाई। तो अब पहले इसका मास चाहिए होगा भाई हमारे पास, ये भी तो एक स्फेयर ही हटेगा। तो यूनिटरी मेथड अगर आप देखेंगे तो इसका मास आ जाएगा m/8। ये पहले भी हम लोगों ने निकाला है, ठीक है, तो मास m/8 है। तो पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ रिमूव्ड पार्ट, एक रिमूव्ड पार्ट जो है उसकी वजह से सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है, अगर आप यहीं पे r की वैल्यू 0 डाल देंगे तो सेंटर पे पोटेंशियल होगा -3gm डैश, m डैश इसको ले लेते हैं बेटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास 2r डैश का या फिर 2r डैश, इसका रेडियस कितना होगा r/2, यही रहेगा हमारे पास, ठीक है। अगर आपको याद रहो 1.5 टाइम्स द पोटेंशियल एट द सरफेस होता है सेंटर पर, तो अगर आप देखें तो यहां पर कितना आ जाएगा -3/2 इंटू gm/8 आपका ये आ गया, इंटू r/2 आपका ये आ गया। तो ये आ जाएगा -3gm डिवाइडेड बाय 8r। आपका इस स्फेयर की वजह से अपने सेंटर पर जो पोटेंशियल है वो निकाल लिया, बड़े स्फेयर की वजह से r/2 डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल था वो निकाल लिया। टोटल अगर आप बात करें टोटल पोटेंशियल जो अब बचेगा, तो मैं ये कह सकता हूं दैट विल बी इक्वल टू हमारे पास 11gm/8r, 11gm/8r में से आप इस वाले पार्ट को हटा दीजिए 3gm/8r, 3gm/8r ये हमारे पास हट जाएगा। तो 8 9 10 11, तो ये gm/r नेगेटिव में ही आएगा ये सारा का सारा, ठीक है। तो ये आपका आंसर बेसिकली हो जाएगा, ठीक है। तो -gm/r आपका बेसिकली आंसर होगा। तो बी ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर। तो कैविटी प्रॉब्लम्स पोटेंशियल में भी आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन है, अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ हाइट h अबव द सरफेस, ठीक है। जरा यहां पर ध्यान से देखना, आपके लिए जैसे मान लीजिए कि अर्थ है, इससे h हाइट ऊपर एक सैटेलाइट हमारे पास रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, सच दैट h इज वेरी वेरी लेस देन r, ठीक है, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, अज्यूमिंग दैट द इफेक्ट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर कैन बी निग्लेक्टेड, द मिनिमम इंक्रीज इन द स्पीड रिक्वायर्ड सो दैट द सैटेलाइट कुड एस्केप फ्रॉम द ऑर्बिट ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। जरा ये खुद सोचना बेटा कि अगर आपके लिए h इज वेरी वेरी लेस देन r है, तो मैं ये कह सकता हूं वेलोसिटी ऑफ द हमारे पास सैटेलाइट तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी ही होगा। अब आपको याद ही नहीं फॉर्मूला, तो अब क्या बोले भाई, डिराइव करिएगा, नेट फोर्स mv²/r के बराबर रखिए। और टू एस्केप, एक सरफेस पे से अगर आपको एस्केप कराना है तो आपकी एस्केप वेलोसिटी हमारे पास कितनी होगी, दैट इज √ में 2gm/r, यही तो आएगा। तो हमें इन्होंने बोला है कि कितना मिनिमम इंक्रीज हम कितना कर दें। अभी इसके पास कितनी है, √gm/r। और अगर आप यहां पर ध्यान से देखें कि हमारे पास इंक्रीज होके अगर √2gm/r होती तो ये ऑर्बिट से निकल जाता। तो इंक्रीज की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास इंक्रीज कितना होना चाहिए, तो वो √2gm/r माइनस √gm/r, दैट विल बी √2 - 1 रूट में gm/r।
ये आपका आंसर होना चाहिए। अब ये ग्रेविटी के टर्म्स में है, जी की वैल्यू आपके लिए जी एम बाय आर स्क्वायर होती है या फिर जी आर स्क्वायर की वैल्यू जी एम है, तो हम लोग इसी के टर्म में रख लें तो ये आ जाएगा बेटा √2 - 1 और रूट के अंदर जी आर का रूट, ये आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा तो बी ऑप्शन आपका यहां पर आंसर मिल जाएगा। चला जाए आगे। अगर आप देखें तो इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन भी आ रखा है 2016 में और ये 2019 में रिपीट हुआ है और इसी प्रकार से बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन जेईई मेन 2019 का, रॉकेट हैज टू बी लॉन्च फ्रॉम द सरफेस फ्रॉम द अर्थ in such a way that it never returns, मतलब escape velocity. If E is the minimum energy delivered to the rocket launcher, what should be the minimum energy that launcher should have if the same rocket is to be launched from the surface of the moon? Okay. अब जरा यहां पर देखना, अगर मैं अर्थ के केस की बात करूं तो पहले तो अब इसकी डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। अगर अर्थ के केस में हमारे पास कोई भी चीज है जिसको आपको इसकी फील्ड से बाहर निकालनी है, मान लो इधर तक लेके जानी है, तो फाइनल वेलोसिटी आपको कितनी रखनी है 0 और फील्ड से बाहर जाएगा तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी आपकी कितनी हो जाए 0। यहां पर अगर इसका मास m है, इसका मास कैपिटल M है, रेडियस आपका r है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपकी हो जाएगी -gmm/r और काइनेटिक एनर्जी आपकी इनिशियल आपको जो भी देंगे वही है E, है ना, वही है E। अब ये डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप देखें तो इनिशियल एनर्जी टोटल मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी होगा, तो ये काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फाइनल होगा। तो काइनेटिक हमें जो भी आप एनर्जी दे रहे हैं -gmm/r दैट मस्ट बी इक्वल टू हमारे पास 0 + 0, क्योंकि वापस ना आए, जस्ट जाके फील्ड से बाहर ये रुक जाए तब भी एस्केप हम लोग कहेंगे, तो जो आपकी एनर्जी आएगी दैट विल बी gmm/r। ये हमारे पास एनर्जी थी। अब ये अर्थ का केस था। अब इन्होंने क्या बोला है जरा देखना कि अगर मान लो कि हम लोग मून से लॉन्च करते हैं, ठीक है, मान लीजिए इन्होंने कहा इज लॉन्च फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून, अज्यूम दैट द डेंसिटी ऑफ अर्थ एंड मून आर इक्वल, डेंसिटी सेम है एंड दैट अर्थ वॉल्यूम इज 64 टाइम्स ऑफ अर्थ वॉल्यूम ऑफ मून। तो अगर ध्यान से देखा जाए हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज 64 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ मून, ये कह रहे हैं, तो 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब, यहां पर जो आपका फॉर्मूला है, अच्छा यहां पर जो है ये मास ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ है, दोनों मास एंड रेडियस अर्थ के हैं। अब हमें मून का चाहिए, तो जरा ये देखना इस 64 टाइम्स ऑफ 4/3 पाई रेडियस ऑफ मून का क्यूब। अगर आप देखें तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, आर ई इज इक्वल टू हमारे पास 416 हमारे पास और 64, तो ये आपका 4 आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ मून, इस प्रकार से, है ना हमारे पास। तो अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, डेंसिटी ऑफ मून इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अर्थ दे ही दिया है, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अगर आप देखें तो मास ऑफ अर्थ अगर हमारे पास रो इंटू 4/3 पाई आर ई का क्यूब है, तो मास ऑफ मून कितना होगा बेटा, रो इंटू 4/3 पाई रेडियस ऑफ मून का क्यूब, है ना। तो जरा अब हमें यहां पर इस क्वेश्चन को देखना है कि कितने टाइम्स उसको देनी होगी। इन केस ऑफ मून अगर मैं बात करूं तो जो आपको नई एनर्जी देनी होगी, ठीक है, नई एनर्जी जो आपको देनी होगी दैट विल बी जी मास ऑफ मून, मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन रेडियस ऑफ मून आपको देना होगा। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं डेंसिटी इंटू 4/3 पाई रेडियस ऑफ मून का क्यूब इंटू m डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून। तो जरा यहां पर ध्यान से देखना, हमारे पास ये कट जाएगा 0.4 पाई/3m रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, ये आपकी नई एनर्जी आएगी। और इसी को अगर आप इसके टर्म्स में रखेंगे तो ये भी ऐसे आएगा 0.4 पाई/m रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब डिवाइडेड बाय 3। तो आप दोनों का रेशियो ले लीजिए भाई। अगर आप E'/E निकाल लें, E'/E अगर आप निकाल लें तो आपका कितना आ जाएगा भाई, रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अगर आप देखें
तो ये रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर इज हमारे पास ये 4 टाइम्स है, तो 16 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, ये कट गया, तो ई प्राइम इज इक्वल टू ई बाय 16। आपको इतनी एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सी ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर। चला जाए आगे। अब इसी पर आपका एक क्वेश्चन है, ये आप ट्राई करेंगे, दिस विल बी योर होमवर्क बेटा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। द रेडियस इन किलोमीटर एट विच द रेडियस ऑफ अर्थ टू बी कंप्रेस सो दैट एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला पता ही है, अंडर रूट में 2gm/r। अगर आपको मास कहीं डेंसिटी से लिखना हो या तो फिर डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, आपको ये कंसेप्ट को मर्ज करके अपने क्वेश्चन को करना है। दिस विल बी योर होमवर्क, ठीक है। चला जाए आगे। अ बॉडी इज मूविंग इन अ लो सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट अ प्लैनेट ऑफ मास m एंड रेडियस r। मान लीजिए कि आपका एक प्लैनेट है मास m और ये लो ऑर्बिट में ही घूम रहा है, मतलब सरफेस ऑफ अर्थ के आसपास ही हमारे पास घूम रहा है। द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट कैन बी टेकन टू r इटसेल्फ, जो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है, ठीक है, ये अभी तो सरफेस पे था, ठीक है, तो इन्होंने कहा है द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट कैन बी टेकन टू बी r इटसेल्फ, वही सरफेस ऑफ द अर्थ। देन द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बॉडी इन द ऑर्बिट टू द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द प्लैनेट। अब आपको ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला तो याद ही है, दैट इज अंडर रूट में gm/r। और अगर आप यहां पर बात करें इसके लिए, ठीक है, इन द टू द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द प्लैनेट, एक प्लैनेट के लिए एस्केप वेलोसिटी आपके लिए कितनी होगी, दैट विल बी अंडर रूट में 2gm/r। तो अगर आप देखें तो अच्छा 1√2 और ये दोनों दे रखा है, तो इसका रेशियो v ऑर्बिटल डिवाइड बाय v एस्केप की अगर मैं बात करूं 1/√2, डी ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर। तो ऑर्बिटल और एस्केप वेलोसिटी पे कई क्वेश्चन आए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टू प्लैनेट ऑफ हैव मास m and 16m and their radius are a and 2a respectively. The separation between the center of the planet is 10a. The body of mass m is fired from the surface of the larger planet toward the smaller planet along the line joining the centers. For the body to able to reach the surface of the smaller planet, the minimum firing speed needed is. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड ये जरा क्वेश्चन देखा जाए तो ये 3 बार रिपीट हो चुका है, 3 बार, ये नीट में भी आ चुका है, ठीक है। जेई मेंस 2021 वैल्यू चेंज है लेकिन कंसेप्ट वही है, ठीक है। और जेई मेंस 2020, और ये पहले नीट में भी आ रखा है और जेई में भी आ रखा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैल्यूज डिफरेंट है, वो आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है। क्वेश्चन में ये है कि हमारे पास 2 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, हमारे पास 2 प्लैनेट्स हैं, और ये एग्जाम में जाके गलती हो जाती है, तो प्लीज ध्यान से करना, ठीक है। हमारे पास 2 प्लैनेट्स हैं और इनकी लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स अगर मान लो कुछ ऐसे है, ठीक है, हमारे पास लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। ये एक प्लैनेट हो गया और एक ये प्लैनेट हो गया, ओके। ध्यान से करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये 2 प्लैनेट्स हैं, इनमें क्या क्या वैल्यूज दे रखी हैं। 2 प्लैनेट्स है मास m and 16m, रेडियस a and 2a, ठीक है। तो इसका मास 16m ले लेते हैं, इसका मास m ले लेते हैं, इसका रेडियस a है और इसका रेडियस हमारे पास यहां से 2a है, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन रीड करना। द सेपरेशन बिटवीन द सेंटर ऑफ द प्लैनेट इज 10a। तो अगर आप देखें यहां से इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक का जो सेपरेशन है दैट इज अवर 10a, ठीक है। A body of mass m is fired from the surface of the larger planet toward the smaller planet along the line joining the centers. For the body to able, अब जरा देखो, हम लोगों के लिए यहां पर एक इस प्रकार से एक m मास की बॉडी है, आप इसको यहां से फायर करें, व्हाट शुड बी v मिनिमम कि वो यहां तक पहुंच जाए। हमें कितने कम वेलोसिटी से इसको फेंकना है कि वो यहां से चलते चलते इसके सरफेस तक पहुंच जाए। अब बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन उनको पता है, तो बच्चे क्या करते हैं, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी हमारे पास लगाते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि सर वहां से चलते चलते वो यहां तक आ जाए, तो इनिशियल एनर्जी में इसकी पोटेंशियल भी लेते हैं, काइनेटिक भी लेते हैं। कुछ बच्चे भूल जाते हैं कि यहां पे इसका पोटेंशियल भी होगा, क्या होगा, यहां पे इसका पोटेंशियल भी होगा, तो वो गलती हो जाती है। कुछ बच्चे यहां पे कह देते हैं फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए मिनिमम के लिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप एक यहां से अगर एक रॉकेट को भेज रहे हैं तो वो मून के सरफेस पे जाके बिल्कुल आराम से पहुंच जाए। वहां पर स्पीड होती है, तो उनको अपनी स्पीड को कम करने के लिए थ्रस्टर्स चलाने पड़ते हैं, है ना। अब बात है, ये क्वेश्चन इससे होना ही नहीं है। हमारे पास जरा आप समझना, मिनिमम कंडीशन कब आएगी,
जरा देखो, मान लो कि मैंने इसको फेंका तो ये ऊपर जाएगा, ये हमारे पास ऊपर गया, फिर अट्रैक्ट होके नीचे आ गया। मैंने और स्पीड बढ़ाई, ये और गया, अट्रैक्ट होके नीचे आ गया। मैंने और स्पीड बढ़ाई, ये और दूर तक गया, अट्रैक्ट होके नीचे आ गया। अगर देखा जाए तो इनके बीच में एक जगह होगा जहां पोटेंशियल, या फिर आप कहें जहां पर इसके ऊपर फोर्स 0 हो जाएगा, है ना। क्योंकि इस रीजन से पहले पहले जरा देखना, इस रीजन से अगर मैं बात करूं, पहले पहले तो यही वाला इसको अट्रैक्ट करके इधर बुला लेगा, अट्रैक्ट करके इधर बुला लेगा। मान लो मैंने एक ऐसी स्पीड फेंकी, ये गया 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 और यहां पर रह गया, तो जहां पर इसका फोर्स 0 होगा ये वही रह जाएगा। अगर मैं इसको हल्की सी इससे ज्यादा वेलोसिटी दे देता तो ये इस वाले रीजन को क्रॉस करेगा और फिर इसके साथ अट्रैक्ट होके इस पे चला जाएगा। तो वी मिनिमम हमारे लिए क्या हुआ कि बस आप नल पॉइंट तक पहुंचा दो। कहां तक? नल पॉइंट तक पहुंचा दो तो आपका खेल हो जाएगा। यही चीज तो इंडियन ने मार्स के लिए भी करी थी, है ना, कि मार्स की अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड को यूज किया था उसको स्पीड अप करने के लिए, ना कि तेल लगा के और तेज भागा जाए, समझे। तो अब आपको ये चीज समझनी है कि हमारे लिए यहां पर कहानी क्या है कि हमें वी मिनिमम बताना है, और वी मिनिमम की बात है कि बस इनके नल पॉइंट तक पहुंचा दो, उसके बाद तो वो उसको खींच ही लेगा। तो मैं इसको एक ऐसी वी दे दूं सो दैट कि जहां पर इनके ऊपर फोर्स 0 है, ठीक है, जरा ये देखना, ये वाला डिस्टेंस आपका क्या है 10a, ठीक है, ये वाला सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या है 10a। व्हाट शुड बी वी मिनिमम टू रीच द नल पॉइंट, ये आपका क्वेश्चन हो गया बेसिकली, क्योंकि इसके बाद तो ये अट्रैक्ट कर ही लेगा। अब बात आती है कि सर नल पॉइंट कैसे निकालेंगे। अब या तो आपको फॉर्मूला पता हो, ठीक है, मुझे लगता है कई बच्चों को शायद नहीं पता होगा। मान लो यहां से एक x डिस्टेंस है, तो यहां से कितना डिस्टेंस हो जाएगा 10 माइनस एक्स, ठीक है। एक का मास m है, एक का 16m, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसमें शॉर्ट फॉर्म भी शॉर्टकट भी बता दें, d/√n+1। लेकिन चलिए, तो नेट फोर्स अगर मान लो यहां पर वो बॉडी पहुंच जाती है तो ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, तो इन दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा gmm, और इनके बीच का डिस्टेंस इज एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू इन दोनों के बीच का फोर्स g इंटू 16mm डिवाइडेड बाय 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर आप काटा पीटी कर लें बेटा तो ये mm g और स्क्वायर रूट ले लें तो 1/x इज इक्वल टू 4/10 माइनस एक्स। तो 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x, तो 10 इज इक्वल टू 5x। x की बात करें तो 2, ठीक है, x की बात करें तो ये हमारे पास 2a, क्योंकि a के टर्म्स में 10a अगर आप ले लोगे, ठीक है, तो ये 10a है, 10a है, 2a हमारे पास आएगा, ठीक है। यहां से अब मैं इसको हटा रहा हूं, यहां से 2a डिस्टेंस तक पहुंचाने की सारी बात हो गई, तो बस हो तो गया क्वेश्चन। अब इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी को इक्वेट कर दीजिए। इनिशियल एनर्जी एक इसके ऊपर काइनेटिक होगी हाफ mv का स्क्वायर जो आप कह रहे हैं, माइनस इसी के सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा g इंटू 16mm बाय इसका रेडियस 2a, ये होगा भाई। इसका पोटेंशियल यहां पर भी तो होगा, जरा देखना, ये वाला डिस्टेंस हमारे पास सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस ये कितना था 10a, ठीक है। अगर मैं इसमें से a यहां से हटा दूं, a यहां से हटा दूं, और या फिर पहले इसको देखो, हमें तो सेंटर से डिस्टेंस चाहिए, यहां से अगर आप 2a लेंथ अगर हटा दो तो ये सेंटर से कितना डिस्टेंस हो गया, ये 8a हो गया सेंटर से। तो जब भी आप पोटेंशियल लिखते थे तो सेंटर से ये वाला वैल्यू r मैटर करता था, तभी आप लिखते थे -gm/r, याद करिए, है ना। तो सेंटर से कितना डिस्टेंस आएगा 8, तो यहां पर आएगा -gmm/8a, ये आ गया, इक्वल टू यहां पर ये जस्ट पहुंच जाए, काइनेटिक एनर्जी 0 हो लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी होगी -gmm/2a, इसकी आ गई 2a डिस्टेंस, और ये वाला आपका डिस्टेंस है 8a, है ना हमारे पास। तो ये हमारे पास आएगा -g16mm/8a। अब आप यहां से v को सॉल्व कर लेंगे, दैट विल बी योर v मिनिमम। एंड सेम चीज आपकी इस क्वेश्चन में भी एप्लीकेबल है, ठीक है।
Suppose two planets of radius r and 2r, mass m and 9m, separated by 8r distance as shown. Satellite of mass m is projected. सेम क्वेश्चन है, सेम अप्रोच है, कंसेप्ट बहुत प्यारा है. पहली बात है कि आप नल पॉइंट फाइंड करेंगे. अगर बॉडी नल पॉइंट तक पहुंच गई तो उससे हल्का सा ज्यादा तेज देते ही वो दूसरे प्लेनेट पर पहुंच सकती है. तो v मिनिमम का आपका यहां पर केस हो जाएगा. और अगला क्वेश्चन ये भी आपका होमवर्क ही है. ठीक है, तो आपको बेटा प्लीज ग्रेविटेशन से अच्छे खासे वेटेज में क्वेश्चन आए हैं, प्लीज आप सभी लोगों को ये चीज ट्राई करनी है. ठीक है, अगला क्वेश्चन, द इनिशियल वेलोसिटी vi रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट अ बॉडी वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू रीच अ हाइट ऑफ 10r. ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइट वाले क्वेश्चंस. ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, जरा ये समझना. इनिशियल वेलोसिटी vi इज रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट अ बॉडी वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू रीच अ हाइट ऑफ 10r. अगर अर्थ का खुद का रेडियस r है, आप एक बॉडी को v डैश या vi से फेंकें कि इसका देखो हाइट ऑफ 10r, तो हाइट कितनी हो जाए, हाइट ऑफ 10r हमारे पास बन जाए, ये सेंटर ऑफ द अर्थ है. क्या है, सेंटर ऑफ अर्थ. ठीक है, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ मे बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ एस्केप वेलोसिटी. तो एस्केप वेलोसिटी के टर्म में हमें बताना द वैल्यू ऑफ x विल बी. अब जरा देखो, कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो एनर्जी कंजर्वेशन, इन्होंने कहा है कि ये 10r की हाइट हो जाए तो यहां पर आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाए, 0. तो इनिशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी. इनिशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं हाफ m vi का स्क्वायर, ये है. यहां पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस gmm बाय r, ये आ गया. और जब ये टॉप यहां पर पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाए, माइनस gmm बाय डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10r ये है, r ये है, 11r फ्रॉम द सेंटर ये हो जाए. ठीक है, तो ये वेलोसिटी हमें कितनी चाहिए होगी, हमें उसको एस्केप वेलोसिटी के टर्म्स में यहां पर रखना है. तो vi का स्क्वायर बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू हमारे पास gm बाय r माइनस gm बाय 11r, ये आया. तो 11 माइनस 1 10 gm बाय 11r आपका ये रहा. एस्केप जो वेलोसिटी आपको चाहिए दैट इज अंडर रूट में 20 gm बाय 11 अंडर रूट में ये चाहिए. ठीक है, यही चाहिए ना हमारे पास, 20 अंडर रूट में, हाँ, और r भी है. अब इन्होंने कहा है कि जो वेलोसिटी है वो इतने टाइम्स रूट ऑफ xy है, तो एस्केप वेलोसिटी आपकी होती है अंडर रूट में 2 gm बाय r. अगर मैं इसी फॉर्म में रखने की कोशिश करूं तो मैं इसका ऐसे लिख सकता हूं, हमारे पास अंडर रूट में 10 इंटू 11, ठीक है, और अंडर रूट में 2 gm बाय r ऐसे लिख लूं तो गलत तो नहीं है ना. और यही आपकी एस्केप वेलोसिटी है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में x इंटू वाई एस्केप वेलोसिटी. तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 10, एंड दैट विल बी योर आंसर. तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आई थिंक ये इसी प्रकार का ही क्वेश्चन है. ठीक है, तो आपको एस्केप वेलोसिटी को रिलेट करके यूज करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है यहां पर एस्केप वेलोसिटी. चला जाए आगे. अगला पार्ट, अ मास ऑफ 50 kg इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल ऑफ मास 100 kg एंड रेडियस इतना. इफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट अ पॉइंट 25 मीटर फ्रॉम द सेंटर इज v, द वैल्यू ऑफ v इज. देखो भाई, अब यहां पर आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो आप जाके प्रैक्टिस करते हैं, ये उसका थोड़ा सा अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आपके लिए और आसान हो जाएगा. मान लीजिए एक शेल है, ठीक है, और इसके अंदर एक पार्टिकल है 50 kg इज प्लेस्ड एट द सेंटर. तो यहां पर आपका एक 50 kg का एक पार्टिकल है विच इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल ऑफ मास 100 kg. ये आपका 100 kg का शेल है एंड रेडियस 50 मीटर्स, ये आपका 50 मीटर का यहां पर रेडियस है. इफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट 25 मीटर फ्रॉम द सेंटर इज v. इस प्रकार के क्वेश्चन बेटा आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इंपॉर्टेंट है. चार्ज दे देंगे तो पोटेंशियल लिखने की. 25 मीटर की बात कर रहा है फ्रॉम द सेंटर, तो कहीं ना कहीं अंदर ही होगा. 25 मीटर इज इनसाइड ओनली. अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, पोटेंशियल जो आपसे टोटल पूछा है, आपको क्लास में बताया जाता है पोटेंशियल आपका स्केलर क्वांटिटी, दोनों की वजह से पोटेंशियल ऐड कर दो. तो एक पॉइंट मास की वजह से कितना होगा हमारे पास, मैं यहां पे लिख देता हूं, पोटेंशियल V1 की अगर मैं बात करूं तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास. पॉइंट मास के लिए कितना होता है बेटा हमारे पास, माइनस gm बाय r, यही होता है.
तो यहां पर आएगा माइनस जी इंटू मास है आपका 50 डिवाइड बाय 25, तो -2g ये आ गया, जी के टर्म्स में ही बोला है, ठीक है। और एक शेल के अंदर आपका पोटेंशियल क्या होता है भाई, V इनसाइड जो होता है, याद करिए वो सरफेस का ही पोटेंशियल होता है, -gm बाय कैपिटल R। तो ये आ जाएगा -g इंटू मास कितना था 100 डिवाइड बाय रेडियस इज 50, तो -2g ये भी आ गया। तो अगर आप देखें तो -4g दैट विल बी योर आंसर। तो डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन है द मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ एंड मून आर m1 r1 m2 r2 respectively, their center are at distance r apart, the minimum escape velocity for a particle of mass। हाँ अच्छा ओके, ये मेरे को लगा वो लंबे वाला क्वेश्चन जैसा ये क्वेश्चन है, मुझे लगा कि शायद ये इसी क्वेश्चन का फॉर्म है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आइए इसको करते हैं, ठीक है। द मासेस m एंड रेडियस ऑफ अर्थ एंड मून आर ये, ठीक है, रिस्पेक्टिवली देयर सेंटर आर एट डिस्टेंस आर अपार्ट, द मिनिमम एस्केप वेलोसिटी फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास m टू बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द मिडल ऑफ दीज टू मासेस। अब ये पूरा आपका अगर देखा जाए तो थियोरेटिकल क्वेश्चन का जो आप डेरिवेशन स्कूल में करते हैं ना, ये वैसा ही क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सर डेरिवेशन मतलब अगर आपको डिराइव करना नहीं आता है तब तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको डिराइव करना नहीं आता है तब तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। क्यों, जरा देखना, इसका मास है m1 r1, मास m1 है, रेडियस r1 है, इसका मास m2 है, रेडियस आपका r2 है, ठीक है, और इनके बीच का सेपरेशन इज r। इन्होंने कहा है कि अगर मैं इनके बिल्कुल सेंटर पॉइंट से एक पार्टिकल को फेंकूं कि ये एस्केप कर जाए, इसका मास मान लेते हैं m0, ठीक है, तो ये एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है, यही पूछा गया। फाइंड द मिनिमम एस्केप वेलोसिटी फॉर द पार्टिकल ऑफ मास m टू बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द मिडल ऑफ दीज टू मासेस। तो यहां पर ये m होगा। तो भाई जरा यहां पर ध्यान से देखो, ये r डिस्टेंस मिड पॉइंट की अगर आप बात करोगे तो ये डिस्टेंस कितना होगा r/2 होगा, और ये वाला कितना होगा r। एस्केप वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या है कि आपकी फाइनल ये इन दोनों से ऐसी दूर चली जाए कि यहां पर ये बस रेस्ट पर हो जाए, इन दोनों की फील्ड से बाहर निकल जाए। तो मैंने कहा इनिशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, तो इनिशियल एनर्जी में इसकी होगी -g मास ऑफ अर्थ m1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय r/2 इंटू m डिवाइड बाय r/2, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। मून की वजह से भी होगा -gm2 इंटू m डिवाइडेड बाय r/2। आपने काइनेटिक एनर्जी दे दी है, ठीक है, एस्केप का स्क्वायर, और ये फाइनली इन दोनों की फील्ड से बाहर निकल जाए, ये सवाल है। तो अगर आप देखें तो हमारे लिए m इस प्रकार से हट जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका -2g बाय r, कॉमन ले लेंगे तो m1 प्लस m2 आपको ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा -ve का स्क्वायर बाय 2, यही आएगा, है ना, क्योंकि ये 2 इधर जो है 2g बाय r, m1 प्लस m2, माइनस माइनस को आप उड़ा दीजिए, ठीक है, और 2 को इधर ले जाएंगे तो एस्केप वेलोसिटी आपकी कितनी आ रही है बेटा, √ में 4g m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय r, ये आ रही है ना। तो जरा देखा जाए हमारे लिए 4g m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय r, आई थिंक ये वाला आपका सी ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर। तो कंसेप्ट वही है एस्केप वेलोसिटी निकालने वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, 4 स्फीयर ईच ऑफ मास m फॉर्म अ स्क्वायर ऑफ साइड d, as shown in the fifth sphere of mass m is shifted situated at the center of the अच्छा, ये वाला हमारे पास इन सबका मास स्मॉल m है, इसका मास कैपिटल M है, स्क्वायर है, साइड d है। द टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज। अब इस कंसेप्ट को भी रिकॉल करें, यही सेम चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी जाएगी आपके। अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम चाहिए तो बेसिकली इंटरेक्शन एनर्जी आपको चाहिए, ठीक है। तो आप सिस्टम को बिल्ड करने का वर्क डन करें या इंडिविजुअल पेयर्स का पोटेंशियल एनर्जी निकालें। जैसे पोटेंशियल एनर्जी टोटल की अगर मैं बात है तो किसी को भी आप पहले ला सकते हैं। जैसे मैं यहां पर क्या करता हूं, ठीक है, मान लीजिए एक स्क्वायर है हमारे पास इस प्रकार से, ठीक है, आपने सबसे पहले एक m मास लेके आए, क्योंकि इसके आसपास कोई और मास नहीं है, कोई और पोटेंशियल नहीं होगा, कोई वर्क डन करने की बात नहीं है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0। फिर आप इसको लेके आए m मास को,
तो ये कितना डिस्टेंस पर था, आई थिंक डी डिस्टेंस पर था बेटा, है ना। तो हमारे पास इन दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी होगा -gm² बाय डी। फिर आप इसको ले आइए, तो ये वाला डी डिस्टेंस पर है और ये वाला आपका d√2 के डिस्टेंस पर है। तो यहां आ जाएगा बेटा -gm² बाय डी -gm² बाय d√2, ये आ गया। फिर आप इसको ले आइए m मास को, तो ये d डिस्टेंस, ये d डिस्टेंस और ये d√2 का डिस्टेंस। तो दो पार्टिकल आपके gm² बाय d पर है और एक पार्टिकल gm² बाय d√2 पर है। अब आप आखिरी में इस वाले पार्टिकल को ले आइए। सर मैं क्या इसको पहले ला सकता हूं? बिल्कुल ला सकते हैं। अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये वाला इससे डिस्टेंस पे है d/√2 एंड d/√2, ये सभी से d/√2 के डिस्टेंस पर बेसिकली है ना। तो ये सभी के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो 4 टाइम्स ऑफ gmm डिवाइडेड बाय d/√2, मैं ऐसे लिख देता हूं अभी ऐसे, ठीक है। तो जरा ये देखा जाए तो ये 1 2 इनको हम लोग पेयर कर लेते हैं, 1 2 3, है ना। तो 2 3 ये आ जाएगा -4gm² बाय डी, ठीक है। ये वाला इसके साथ पेयर कर लेते हैं, तो ये -2 ऑफ gm² बाय d√2 और ये आ जाएगा 4gmm और √2 ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, gmm डिवाइडेड बाय डी, ठीक है। तो हो गया आपका यहां पर ये √2 हो जाएगा, ठीक है। अगर फॉर्म देखें किस क्वेश्चन में, gm/d कॉमन ले लेते हैं, -gm/d अगर आप कॉमन ले लें, इस फॉर्म में हमें देखना है, तो ये आपका हो जाएगा 4m, ठीक है। ये आपका हो जाएगा +√2m और ये आपका हो जाएगा +4√2 कैपिटल M, कुछ इस प्रकार से आपका आएगा, ठीक है। 4√2 कैपिटल M, यहां पे स्क्वायर नहीं होगा, 4√2 4 + √2, आई थिंक ए ऑप्शन आपका आंसर दिख रहा है ना। 4 + √2 और +4√2 कैपिटल M। तो ये आपका क्वेश्चन था 2022 का। आपको क्लास में इस टाइप के पोटेंशियल एनर्जी लिखवाई जाती है, ठीक है। तो आई थिंक इसके बाद ये वाला क्वेश्चन एक और आप करना, इसके बाद आपका वो हो जाएगा। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद अ वेलोसिटी इक्वल टू 1/3 ऑफ एस्केप वेलोसिटी, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके कई बार आए हैं हाइट वाले, ठीक है। तो इक्वेशन बना रहा हूं, प्लीज आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर बोला है। अब जरा देखना कि आपने एक अर्थ के सरफेस पे से एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया है, मास m ले लीजिएगा, विद वेलोसिटी इक्वल टू 1/3 ऑफ एस्केप वेलोसिटी, तो ve/3 की बात है। तो अब ये ऑब्वियस सी बात है, इसकी फील्ड से तो बाहर निकल नहीं पाएगा, तो h हाइट सरफेस से मान लीजिए। तो इनिशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी बेटा। अगर आप इनिशियल एनर्जी की बात करेंगे तो -gmm डिवाइडेड बाय r, ये आ गया, प्लस एस्केप वेलोसिटी का 1/3 है, तो हाफ m एस्केप वेलोसिटी का 1/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, काइनेटिक यहां पर 0 हो जाए, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी हो जाएगी, -gmm डिवाइडेड बाय r + h। आपको एस्केप वेलोसिटी पता ही है बेटा, एस्केप वेलोसिटी होती है √2gm/r। तो आप यहां पर इसको रखेंगे -gmm/r प्लस इसका ये 1/9 टाइम्स ऑफ हाफ m gm/r, इसको वैल्यू डाल दी हम लोगों ने। अच्छा 2 भी तो आएगा, ठीक है। 1/9 तो ये हो गया, हाफ m 2gm/r ये आ गया, इक्वल टू -gmm/r + h ये आ गया। आप यहां से हाइट निकाल लीजिए। एक बार हाइट देके वेलोसिटी पूछते हैं और एक बार वेलोसिटी देके हाइट पूछते हैं, तो आप इसको रेडियस के टर्म्स में निकाल लीजिएगा और फिर अपना सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। लास्ट पार्ट पे, अच्छा ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, प्लीज एक बार आप ट्राई करिएगा। इसके बाद जो हमारा आखिरी पार्ट आता है दैट इज अवर केप्लर्स लॉ। तो ध्यान से इस वाले पार्ट को भी करना क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, ठीक है। केप्लर्स लॉ इन सैटेलाइट का थोड़ा सा मिक्स पार्ट आता है। इफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट ऑफ मास m मूविंग अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज l,
अबाउट द सेंटर ऑफ सन, इट्स एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू, ऑल्दो ये आपको याद होना चाहिए। देखो 2019 में एक बार ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, 2021 में एक बार ये क्वेश्चन आ गया है एरियल वेलोसिटी के ऊपर, 2021 में भी ये क्वेश्चन आ गया है। तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से एक बार कर लेना चाहिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से एक बार आपको कर लेना चाहिए, ठीक है भाई। देखो हमारे पास, मैं डिराइव कर देता हूं सो दैट आपको ये चीज समझ आ जाए कि जो भी प्लेनेट हमारे पास रिवॉल्व करता है तो दैट रिवॉल्व्स इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है, ये हमारे पास इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। और जो इसका सन प्रेजेंट होता है दैट इज एट दी, या जो भी सेंट्रल बॉडी है जिसके अराउंड वो घूम रहा है वो उसके किसी भी फोकाई पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो जरा ये मान लेते हैं कि हमारे पास ये आर लेंथ था और पार्टिकल ये हल्का सा डी थीटा बेसिकली हमारे पास रोटेट हो गया है। तो ये वाला लेंथ आपका कितना हो जाएगा, आर डी थीटा। तो इसका अगर मैं एरिया निकालूं, एरियल वेलोसिटी क्या होता है, हवा में वेलोसिटी नहीं, एरियल वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है। कई बच्चों को लगता है हवा के अंदर जो वेलोसिटी है दैट इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी, हट, ठीक है। तो जरा देखना इसका जो स्मॉल एरिया आएगा, एक ट्राइंगल फॉर्म से दिख रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आ जाएगा आर स्क्वायर डी थीटा बाई 2 आ गया, ठीक है। अगर आपको एरियल वेलोसिटी की बात करनी थी तो डीए बाई डी टी करना था, तो ये आपका आ जाएगा हाफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, तो ये तो ओमेगा हो गया। और इसी में हम लोग अगर एक चालाकी करें कि m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें तो आपको यहां पर क्या मिलेगा बेटा, एम आर स्क्वायर ओमेगा बाय 2m, ये आपका एंगुलर मोमेंटम है। ध्यान से देखना, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, याद करो इसकी प्रॉपर्टी में बताया जाता था दिस इज सेंट्रल फोर्स और लाइन जॉइनिंग अलोंग द सेंटर्स पर लगता है। और अगर ये सेंट्रल फोर्स है तो ये टॉर्क नहीं लगाएगा, टॉर्क नहीं लगाएगा तो आपका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। तो ये तो कांस्टेंट हो गया, मास ऑफ द बॉडी कांस्टेंट है। तो कहने का मतलब एरियल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट, या अगर आप बात करें कोई भी बॉडी, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो एरियल वेलोसिटी इज L by 2m, ये अब आप याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करा है, इसको आप एक बार आप ट्राई करेंगे, वही है एरियल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी या कांस्टेंट है, जो भी है, एक बार आप इसको और इसको अपने से ही ट्राई करिएगा, ठीक है। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन, टू सैटेलाइट A and B हैव मास m and 2m, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। A is in circular orbit of radius r, B is in circular orbit। अच्छा चलिए ठीक है, तो मान लेते हैं प्लेनेट है मास m, दो सैटेलाइट है, एक A is in circular orbit of radius r, ठीक है, ये एक r रेडियस के ऑर्बिट में हमारे पास चक्कर काट रही है, ठीक है, ये A है। और दूसरी ऑर्बिट, अच्छा इसका मास कितना है, इसका मास इज m। और दूसरी एक सैटेलाइट है जिसका मास इज 2m, ये कौन से रेडियस पे घूम रही है, 2r, इस प्रकार से, ठीक है। द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज इज इक्वल टू, अब कईयों को याद ही नहीं होगा, ऑल्दो ये चीज आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी बताई जाती है, यहां पर भी आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आती है और मॉडर्न फिजिक्स में भी, 4 जगह पर आती है। देखो पोटेंशियल एनर्जी जो इनकी होती है एक सैटेलाइट की, -gmm बाय स्मॉल r होती है। काइनेटिक एनर्जी अगर आप देखें तो gmm बाय 2r होती है। और टोटल एनर्जी अगर आप देखें तो -gmm बाय 2r आपको मिलती है। आपने शायद ये वाले ग्राफ भी देखे होंगे, E वर्सेस R। तो काइनेटिक एनर्जी का आपका ग्राफ यहां होता है, टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आपका यहां पर होता है, इसी प्रकार से। तो जरा ये देखना, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है, मास सेम है, ये प्लेनेट का मास G सेम है, ये आपका सेम है। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ सैटेलाइट, उस पर डिपेंड कर रहा है, डिवाइड बाय रेडियस ऑफ सैटेलाइट मोशन, ये है। तो अगर आपको चाहिए था रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी TA बाय TB, अगर आपको चाहिए तो पहले वाले का मास m है, रेडियस आपका r है, दूसरे वाले का मास 2m है और रेडियस आपका 2r है। अगर आप देखें तो 1:1 का रेशियो आपका आएगा, ए ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन इसी का, द रेशियो ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी बताई है, इसका
रेशियो पूछ लिया। तो ये 2022 का क्वेश्चन है और ये 2019। मैं इसलिए कह रहा हूं बेटा, अगर आप अपने पीवाईक्यूज को ही, एक सेंसिबल बच्चा कितनी बार टीचर बोल रहा है, एक बार आप अपने पीवाईक्यूज को ही अच्छे से कर ले जाएं, हर क्वेश्चन के पीछे के छोटे छोटे फॉर्मूले, ग्राफ एंड ऑल। अब बच्चा क्या करता है, क्वेश्चन का फॉर्मूला करनी है, फॉर्मूला देखा, क्वेश्चन करा, आगे बढ़ गया। नहीं भाई, इसके पीछे की कहानी याद करनी है। अगर आपको कहानी याद है, सर ये फॉर्मूले तो याद आ रहे हैं लेकिन डिराइव कहां से हुए थे याद नहीं है, कर लीजिए इसको, क्योंकि आप देखिए 19 के बाद ये आपको 22 में दोबारा क्वेश्चन प्रकट हो गया है ना। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन, अ टेस्ट पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। इस वाले क्वेश्चन की बात मैंने आपको शायद वर्क पावर में बताई थी, 3 या 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है भाई। 2019 में आ गया है, ठीक है। फिर 2020 में आ गया है, फंक्शन चेंज कर दिया, अभी यहां पे k/r कर दिया है, ठीक है। यहां पर क्या है, k/r² है, ठीक है। आई होप एक और क्वेश्चन भी मैं लेके आया हूँगा, नहीं इसमें अभी मैंने एक ही रखा है, एक वर्क पावर में आपको यहां पर कराई दिया। तो चलिए समझना, अ टेस्ट पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। मैं जनरल फॉर्मूला बना देता हूं, वहां पर भी जनरल बना दिया था, आई होप कुछ बच्चों ने शायद रिकॉल कर लिया होगा, ठीक है। ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय मास डेंसिटी इतना, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ द पार्टिकल एंड इट्स टाइम पीरियड। ये मास डेंसिटी इतना दिया है, दूसरे में हमारे पास क्या दिया है जरा देखना, द मास डेंसिटी ऑफ द स्फेरिकल गैलेक्सी एज k/r ओवर अ लार्ज डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर। तो टाइम पीरियड कैसे डिपेंड करेगा, तो एक क्वेश्चन मैं मदद कर रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन आपको जरूर ट्राई करना है। अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, मास डेंसिटी जो है आपकी k/r² के हिसाब से वेरी कर रही है ना। मतलब कोई एक ऐसा प्लेनेट है जिसके अंदर मास कांस्टेंट नहीं है, जैसे हम लोग सन का, अर्थ का मास कैपिटल M ले लेते हैं, वैसे ये कांस्टेंट नहीं है। तो मान लेते हैं ये हमारे पास कुछ ऐसा एक प्लेनेट है, ठीक है। कोई एक सैटेलाइट इससे, यहां से कोई एक सैटेलाइट इससे r रेडियस पे ऐसे चक्कर काट रही है, ठीक है। r रेडियस पे हमारे पास चक्कर काट रही है, तो उसका टाइम पीरियड और रेडियस से क्या रिलेशन है, ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो भाई देखो, कोई भी चीज अगर एक रेडियस r पे, ठीक है, रेडियस हमारे पास r पर चक्कर काट रही है, तो ऑब्वियस सी बात है सर्कुलर मोशन में एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपको यहां पर क्या करना है, सेंटर से एक x डिस्टेंस पर एक dx थिकनेस का फिर से एक एलिमेंट लेना है। अगर फोर्स डायरेक्टली दे दिया जाए तो r की पावर n+1/2, याद करो वो वाला फॉर्मूला वर्क एनर्जी में बताया था, यहां पर हल्का सा मॉडिफाइड है लेकिन है वही। तो यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास जो dm आएगा दैट विल बी रो इंटू 4πr² dr, ये हो गया। तो रो की वैल्यू है k/r², 4πr² dr, ये हो गया। तो ये आ गया 4πk हमारे पास dr, दैट इज योर dm, ठीक है, दैट इज योर dm। तो जो भी इंटरनल मास होगा, जो भी इसके अंदर इंटरनल मास होगा, वही इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो इनसाइड मास हमारे पास टोटल निकालना है, m इनसाइड, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dm एंड दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 4πk dr फ्रॉम 0 से r। अगर आप इंटीग्रेट कर देंगे 4πkr, आपका मास इंटरनल आ जाएगा। अगर आपका इंटरनल मास आ गया तो अब आप कह सकते हैं gm इंटरनल m बाय r² इज इक्वल टू हमारे पास mr ओमेगा का स्क्वायर, उस सेटेलाइट के लिए, राइट। m इंटरनल आपका कितना आ रहा है, g 4πkrm डिवाइडेड बाय r², और ये r और r कट जाएगा, ठीक है, r mr ओमेगा का स्क्वायर, ये आपका r और r कट गया। अब ओमेगा की बात करें तो ओमेगा इज 2π/t, तो ये पूरा कांस्टेंट ही है, मलबा है यार। 4πk m और m भी उड़ा दो अपॉन r² इज इक्वल टू 4π²/t²। कोई बच्चों को ये भी दिक्कत आती है, ये कैसे लिख दिया, अरे बाप रे बाप, ठीक है। तो t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, ये आपका रिलेशन बनेगा। t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, अगर देखा जाए t इज डायरेक्टली, या t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, या t इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू r, तो t/r की वैल्यू कांस्टेंट है बेटा, ठीक है,
टी बाई आर की वैल्यू इज कांस्टेंट, तो ये आपका ऑप्शन रहेगा। एंड सिमिलर क्वेश्चन आपको यहां पर मिल रहा है, तो ये वाला क्वेश्चन आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूं कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं रह गए हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन है। ठीक है, यस, टाइम पीरियड एंड ऑल। हाँ, मैं इसमें कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूंगा सो दैट यू कैन ट्राई। ठीक है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये इसी प्रकार के क्वेश्चन है। कंसीडर टू सैटेलाइट S1 एंड S2 विद टाइम पीरियड ऑफ 1 आवर, एंड देखो एक का टाइम पीरियड है 1 आवर और एक का टाइम पीरियड है आपका 8 आवर, है ना, रिस्पेक्टिवली अराउंड अ प्लैनेट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। द रेशियो ऑफ देयर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट S1 टू एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज 2 पाई बाई T1, 2 पाई बाई T। तो अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट 1 to 2 चाहिए तो बेसिकली T2 बाई T1 आपको निकालना है। तो T2 की अगर आप बात करेंगे तो 8:1 आपका आंसर होगा। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस छोड़ दूंगा, एक बार आप इसको जरूर ट्राई कर लीजिएगा। और सारी चीजें आपके हम लोगों ने जो मेजर चीजें हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, लेक्चर को हम लोग ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे, इतना ही आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है ग्रेविटेशन के लिए। आपको बेटा जो बच्चे सीरियसली परसेंटाइल बूस्टर को देख रहे हैं, आपको बेनिफिट तब मिलेगा जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। बिलीव मी, ये 2 महीना अगर आपने कलम नहीं चलाई तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। आपने 2 साल चलाई या ना चलाई उसका अब फर्क नहीं पड़ता, ये 2 महीना चलाएंगे या नहीं चलाएंगे इससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।